गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो वीडियो ऑन कर लो जल्दी से। चलो सबसे पहले कल का रिवाइज करते हैं। कल हमने क्या देखा था? सबसे पहले तो डीटी डबल ए था। जल्दी से सुपर क्विक, सिर्फ 5 मिनट में पूरा रिवाइज करा रही हूँ, ध्यान पूरा इधर ही रखना। डीटी डबल ए बोलता है कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट करना है। मैम डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कब होता है? जब एक ही इनकम है आपकी और वही इनकम को क्या हो रहा है, एक ही एसएससी पे, पर्सन नहीं लिखना, एसएससी लिखना है। ठीक है, तो एसएससी पे क्या होता है, डबल टैक्सेशन लगता है। मैम डबल टैक्सेशन क्यों लग सकता है? या तो सोर्स रूल होगा या फिर आपका कौन सा रूल होगा, रेसिडेंस रूल होगा, एक साथ अप्लाई हो रहे हैं इसलिए आपको डबल टैक्सेशन लग रहा है। या तो डीटी डबल ए होगा या तो डीटी डबल ए नहीं होगा। अगर डीटी डबल ए है तो जैसा डीटी डबल ए बोलेगा वैसा की वैसा हमको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर डीटी डबल ए नहीं है तो ऐसे कैलकुलेशन करो सामने वाले की इनकम का, जैसे अभी तो हमको पता ही नहीं डीटी डबल ए कुछ होता है। नॉर्मली जैसे टैक्स कैलकुलेट होता है वैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस टैक्स निकलेगा, ग्रॉस टैक्स को डिवाइड करेंगे टोटल इनकम से, इनटू 100 करके एवरेज रेट निकाल लेंगे। इस एवरेज रेट को उससे कंपेयर करेंगे कि भाई साहब बाहर कितने रेट पे टैक्स दे के आए हैं। या तो रेट दिया होगा बाहर का कि 10%, 15%, एज द केस में भी इतने रेट पे टैक्स दे के आए, या फिर एब्सोल्यूट टर्म दी होगी, तो हमको पता है कि एब्सोल्यूट को भी कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। दोनों को कंपेयर किया, विच एवर इज लेस जो होता है, विच एवर इज लेस को लेके हमको क्या करना है, जो इनकम उसकी डबल टैक्स हो रही है उस पे लगाना है, और जो आंसर आएगा उसके टैक्स में से उतना माइनस हो जाएगा, मतलब उतना उसको क्या मिल गया है, रिलीफ मिल गया है। फिर इसके बाद जब भी हम कोई भी डीटी डबल ए नहीं होता, ये 5 या 4 पॉइंट लिखने ही होते हैं। और वो 4 पॉइंट क्या है? सबसे पहले पर्सन रेसिडेंट है इंडिया का, उसकी फॉरेन की इनकम है, फॉरेन में उसको टैक्स लग चुका है, और उसका डीटी डबल ए कुछ भी इंडिया में नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जब भी रेसिडेंट होता है तो रेसिडेंट होगा तो विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी लगेगा। लेकिन जहां पे गार के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं, क्योंकि उसने क्या किया है, टैक्स का बेनिफिट लेने की कोशिश की, तो गार के प्रोविजंस लग जाएंगे। इसके कारण भले ही फिर बेनिफिशियल उसके लिए हो या उसके लिए बेनिफिशियल नहीं हो, तब भी क्या होगा, डीटी हमारे प्रोविजंस गार के ही लगेंगे। मैम फॉरेन कंपनी एक्सप्लेनेशन बोलता है, एक्सप्लेनेशन बोलता है कि ये जो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी पे भले ही वो एक रेसिडेंट बन गई पोयम के कारण, लेकिन उसको 30% पे हम टैक्स रेट नहीं करेंगे, 40% पे ही उसका क्या लगेगा, टैक्स लग के रहेगा। तो वो लेस बेनिफिशियल टू द एसएससी नहीं है। डीटी डबल ए में जो वर्ड लिखा है वही उसका मीनिंग होता है। डीटी डबल ए में मीनिंग नहीं दिया हो तो इनकम टैक्स में जाओगे, और डीटी डबल ए ने भी नहीं बोला, इनकम टैक्स ने भी नहीं बोला, दोनों ने नहीं बोला, तो नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। और नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव कब से होगा, जब आपने डीटी डबल ए में क्या किया था, एंटर किया था। जब भी एक नॉन रेसिडेंट होता है, नॉन रेसिडेंट को अगर टैक्स का बेनिफिट लेना हो तो ऐसा मत लिखना कि फॉरेन गवर्नमेंट से हमको टीआरसी लेना पड़ता है। वहां पे सिर्फ आएगा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या देती है, टीआरसी देती है, टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट उसे दिखाना होता है कि हाँ भैया वो यहीं का रेसिडेंट है। पर ये मैं समझाने के लिए इतना सब कुछ बोलती हूँ कि यहाँ का रेसिडेंट है, ये सब तुम्हारे लैंग्वेज में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। सिंपल ये है कि नॉन रेसिडेंट को अगर टैक्स का बेनिफिट में लेना है, टैक्स रिलीफ लेना है, तो टीआरसी उसको कंट्री ऑफ ओरिजिन प्रोवाइड करेगी, उसके बेसिस पे उसको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा टैक्स का। टीआरसी के अंदर अगर उसका स्टेटस लिख के रखा है, नेशनलिटी लिख के रखी है, कहाँ का वो रेसिडेंट है, कितने टाइम तक वहां पे रेसिडेंट रहा था, पेन अगर है तो पेन की डिटेल दे के रखी है, तो अलग से इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज फिर टीआरसी के साथ अलग से ये डॉक्यूमेंट्स भी क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। ये था हमारा क्या, डीटी डबल ए का कॉन्सेप्ट। डीटी डबल ए हमेशा इनकम टैक्स एक्ट को ओवरराइड करेगा, हाँ, लेकिन सिर्फ तब तक ओवरराइड करेगा जब तक विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी होगा। मैम जब डीटी डबल ए होता है तब क्या होता है, तो डीटी डबल ए और इनकम टैक्स एक्ट विच एवर इज लेस वो लगता है, ये कुछ नहीं, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी ही है। जब डीटी डबल ए की बात करोगे तो क्वेश्चन में एटीसी मिलेगा, एटीडी मिलेगा। उसके बाद डबल टैक्स इनकम क्या होती है ये पता करना। डबल टैक्स इनकम और कुछ नहीं, जो इनकम एक्चुअल में 2 बार टैक्स हो रही है वही होती है। अगर इंडिया में आके कुछ डिडक्शन मिल गए तो एक्चुअल में डिडक्ट करने के बाद जो इनकम बचती है वो डबल टैक्स होती है। उस पे हमको क्या करना है, वो परसेंट निकाल लगाना है जो हमने कंपेयर किया था, विच एवर इज
लेस किया था। फिर इसके बाद मैम रॉयल्टी जब जब आएगा, तो रॉयल्टी जब जब आएगा 3 लाख का एक्सपेंस का डिडक्शन तुम्हें हमेशा देना ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडिया में 3 लाख का एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता ही है। तो ये था हमारा पूरा क्या DTAA। अब ट्रांसफर प्राइसिंग कर रहे थे, तो ट्रांसफर प्राइसिंग में हमने क्या क्या देखा था। तो ट्रांसफर प्राइसिंग में बोलते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग में बोलता है सबसे पहले सेक्शन नंबर 92 आता है। सेक्शन नंबर 92 बोलता है कि अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। सिर्फ इतनी बात सेक्शन नंबर 92 ने की कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस आपको क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे बोलता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस जो एप्लीकेबल हो रहे हैं उसमें सबसे पहले ये देखो कि एक्चुअल में क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। तो देखो अभी आ रही है ना आवाज? यस मैम। चलो सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि देखो अब ट्रांजैक्शंस हर जगह क्या होते जा रहे हैं, मल्टीनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अलग अलग नेशन वाइज क्या होते हैं ट्रांजैक्शन। तो मुझे यहाँ पे 92 से 92F तक का इंट्रोडक्शन करके दिया इन्होंने सेक्शंस का। बोलते हैं कि कब लगेगा ये सेक्शन 92 से 92F कब कब लगेंगे। तो बोलते हैं जब भी आपको इनकम कंप्यूट करना होगा तब भी ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन प्रोविजन लगेंगे। चाहे आपको कॉस्ट का एलोकेशन करना हो, एक्सपेंस का एलोकेशन करना हो, तब भी क्या लगेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लगेंगे। लेकिन ये प्रोविजंस तभी लगते हैं जब ट्रांजैक्शन क्या होगा, आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होगा। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो सिर्फ नाम ध्यान रखो कि या तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे लगता है हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पे लगता है। चाहे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, ये किस पे होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। अब ये आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है, आर्म लेंथ प्राइस और कुछ नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू होती है। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट याद रखो, बोलते हैं कि जब जब आपका क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि ठीक है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए, ये बात पक्की है, लेकिन अगर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस अप्लाई करने से आपकी इनकम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और आपके लॉसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तब ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, तुम ये रहे, तुमने क्या किया, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर लिया, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लगा रहे हो। अभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से सपोज करो तुमको 100 करोड़ की इनकम होती थी, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस बोलते हैं कि आर्म लेंथ प्राइस पे क्या होना चाहिए, तुम्हारा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आर्म लेंथ प्राइस निकला 80 लाख। गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहेगी कि तुम्हें एक्चुअल रेवेन्यू 100 करोड़ का हुआ है और तुमको क्या हो रहा है 80 लाख पे हम क्या करेंगे, टैक्स करेंगे, ऐसा तो गवर्नमेंट होने ही नहीं देगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जब भी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई करोगे, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन अप्लाई करने के बाद अगर तुम्हारी इनकम क्या होती है, रिड्यूस होती है, और आपके टैक्सेस क्या, लॉसेस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तब ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आई, किसी को डाउट? अब इसके बाद यहाँ पे बोलता है कि भाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बातें कर रहे हो, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता क्या है। तो अभी हमने देखा था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेसिडेंट, ये हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब ट्रांजैक्शन सेल हो सकता है, परचेस हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी को लीज पे देना हो सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना हो सकता है, बोरोविंग हो सकता है, गारंटी देना हो सकता है, प्रॉफिट एलोकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे उसके क्या देख के रखे एग्जाम्पल, कि किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन होगा, बस ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। मैम एसोसिएट एंटरप्राइज होता क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले फिर ये दिया है कि ये डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो अगर एक एसोसिएट एंटरप्राइज है
दूसरी एसोसिएट एंटरप्राइज क्या करती है, किसी अनरिलेटेड पार्टी से पहले ही क्या कर लेती है, एग्रीमेंट कर लेती है कि तुम दोनों के बीच में जब भी ट्रांजैक्शन होगा उसके टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिटरमाइन करेगा, दूसरा एसोसिएट एंटरप्राइज डिटरमाइन करेगा। तो भले ही एसोसिएट एंटरप्राइज सामने नहीं आ रहा है, इसने क्या किया, एक पपेट की तरह अनरिलेटेड पार्टी को क्या कर दिया, आगे कर दिया कि जैसा जैसा मैं बोलूंगा तुम्हारे ट्रांजैक्शन वैसे वैसे होंगे। तो इसे बोलते हैं डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। और यहाँ पे भी फिर क्या होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग आपको एप्लीकेबल होगा। ये अनरिलेटेड पार्टी रेसिडेंट भी हो सकती है, अनरिलेटेड पार्टी आपकी नॉन रेसिडेंट भी हो सकती है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ठीक है, अब तुम बोलोगे मैम ये ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन आप रेसिडेंट पे भी अप्लाई कर रहे हो, आप नॉन रेसिडेंट पे भी अप्लाई कर रहे हो। ऐसे तो जमाने भर के सारे नॉन रेसिडेंट पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि हम अगर क्या कर रहे हैं, किसी भी एसोसिएट एंटरप्राइज से क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते, तो आप तो सब पे क्या कर दोगे, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई कर दोगे। ऐसा नहीं है। ये चैप्टर जो है ट्रांसफर प्राइसिंग का अप्लाई सिर्फ तब होगा अगर किसी एक नॉन रेसिडेंट की इनकम इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल होती है, तभी। मतलब किसी भी तरह, या तो पोएम के रीजन से वो क्या हो रहा है, इंडिया में रेसिडेंट हो रहा है, किसी भी रीजन से इंडिया का उसका कनेक्शन आ रहा है, या फिर सेक्शन 9 उस पर एप्लीकेबल हो रहा है, या फिर सेक्शन नंबर 7 एप्लीकेबल हो रहा है। सेक्शन 9 था इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, और सेक्शन 7 था इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया। कुछ भी ऐसे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं कि इंडिया में उसको टैक्स लगने वाला है, तभी हम क्या करते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस को अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद ये वाला सबसे लास्ट में करेंगे, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। मैम एसोसिएट एंटरप्राइज होते क्या है, क्योंकि आपने बोला है ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन रेसिडेंट। तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज क्या है, तो 92A बताता है एसोसिएट एंटरप्राइज कि अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली 26% और मोर की क्या रखती है, वोटिंग पावर रखती है। मैम 26 क्यों था, क्योंकि 26 से 1% आपके पास आ गया है, जिसके बिना क्या नहीं हो सकता, स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आप स्पेशल बिजनेस करने ही नहीं दोगे तो आपका इन्फ्लुएंस आ जाता है। इसके बाद मैम इनडायरेक्टली कैसे, इनडायरेक्टली ऐसे कि एक एंटरप्राइज इस एंटरप्राइज में भी 26% और मोर की इक्विटी रखती है, और इसमें भी 26% और मोर का क्या रखता है, वोटिंग पावर रखते हैं। तो आपस में ये दोनों भी इनडायरेक्टली क्या हो गए, एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाते हैं। फिर इसके बाद आता है लोन एंड एडवांसेस आप दे रहे हो, तो एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को कम से कम 51% ऑफ बुक वैल्यू, अगर इंस्टीट्यूट मार्केट वैल्यू लिख के रखे हमको कोई मतलब नहीं है, 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ अदर एंटरप्राइज, दूसरी एंटरप्राइज के पास कितनी एसेट है उसका 51% और मोर अगर वो क्या देता है, अगर वो लोन एंड एडवांस देता है, लोन भी होगा और एडवांस भी है। हम जनरली फोकस सिर्फ लोन पे करते, पर वर्ड अगर एडवांस भी लिखा हो तो समझ जाना कि एडवांस के लिए भी क्या है, ये प्रोविजंस एप्लीकेबल है। गारंटी देना है कम से कम 10% ऑफ द टोटल बोरोविंग ऑफ अदर एंटरप्राइज, तो ये भी क्या था, हमारा एसोसिएट एंटरप्राइज था। फिर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के मोर देन हाफ ऑफ द, मोर देन लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करे, या फिर कोई एक गवर्निंग मेंबर, मतलब एक एग्जीक्यूटिव मेंबर अगर वो अपॉइंट कर लेते हैं तो आपस में ये एसोसिएट एंटरप्राइज है। इसी तरह एक एंटरप्राइज इधर का भी क्या कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहा है, इधर का भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर करता है गुड्स आर्टिकल को, या फिर क्या कर रहे हैं, होली 100% डिपेंड कर रहे हैं किस पे, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ऑफ द अदर एंटरप्राइज, तो ये भी क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। एक एंटरप्राइज रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पूरी करती है, 90% और मोर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पूरी करती है, एंड यहाँ पे एंड आएगा,
प्राइस इन्फ्लुएंस कर रहा है अदर एंटरप्राइज, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज है। या फिर मैन्युफैक्चर करते हो कोई प्रोडक्ट और दूसरे को सेल करते हो और प्राइस अगर इन्फ्लुएंस की जा रही है दूसरी एंटरप्राइज के थ्रू, तो आप क्या हो, एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज इंडिविजुअल की है और दूसरी एंटरप्राइज या तो इंडिविजुअल या उसके रिलेटिव की है, या फिर दोनों मिलजुल के दूसरे एंटरप्राइज को चलाते हैं, तो भी आप क्या हो, एसोसिएट एंटरप्राइज। और अगर एक एंटरप्राइज हमारी है, एक एंटरप्राइज एचयूएफ की है और दूसरी एंटरप्राइज एचयूएफ के मेंबर्स या रिलेटिव साथ में चला रहे हैं, तो ये भी आपस में क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज। पर यहाँ पे वर्ड पे फोकस करना, यहाँ वर्ड सिर्फ क्या है, कंट्रोल। खुद का होना जरूरी नहीं है कि मैं ओन कर रही हूं तभी, अगर मैंने सिर्फ कंट्रोल भी किया तो मैं क्या हूं, एसोसिएट एंटरप्राइज बन सकती हूँ। एक एंटरप्राइज क्या है, फर्म एओपी बीओआई, और इस एंटरप्राइज में आपको 10% तक का इंटरेस्ट या प्रॉफिट शेयर होल्डिंग मिलता है, तो भी क्या हो जाएगी, अदर एंटरप्राइज, और आप आपस में क्या हो जाओगे, एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाओगे। फिर आता है तुम्हारी कहानी आर्म्स लेंथ प्राइस की। आर्म्स लेंथ प्राइस और कुछ नहीं, मार्केट वैल्यू होता है। मैम इसे कंप्यूट कैसे करते हैं, तो सेक्शन 92C बोलता है मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड लगा के तुम्हें आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करना है। इसको इतना हाईलाइट करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि केस स्टडी देंगे वो तुमको और बोलेंगे इसने कब मेथड लगा दी, तुम्हें बताना होगा एक्चुअल में कब मेथड उस केस स्टडी पे लगनी भी चाहिए थी या नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि लिखा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड लगाओ। फिर तुम्हें सच बताना होगा, सही बताना होगा कि एक्चुअल में ये मेथड ज्यादा प्रेफरेबल होती, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होती। तो सिर्फ इस लाइन पे भी ये लोग क्या देते हैं, क्वेश्चन देते हैं और तुम्हें पूछेंगे कि बताओ इस केस स्टडी में मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सी होगी। सबसे पहली मेथड, और इसमें एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे अपन। सबसे पहली मेथड क्या है, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड हमने की थी। मैम कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले हमको धावा बोलना होता है कि अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन कौन सा है। अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन मतलब बाहर के लोगों से जो आप ट्रांजैक्शन करते हो वो अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन होता है। वो वाला प्राइस आप देखो कि उसका प्राइस कितना था, मैंने वो प्राइस उठाया, ये रहा मेरा प्राइस। अब बोलते हैं इसको क्या करो, अप डाउन करते जाओ अपने जेन्युइन चीजों के अकॉर्डिंग। और मैम जेन्युइन क्या था, ये रहा मेरा अनरिलेटेड पार्टी और ये मेरी कौन है, रिलेटेड पार्टी। इसका मैंने प्राइस ले लिया, सपोज करो 5000 मैंने प्राइस ले लिया कि अनरिलेटेड को 5000 में कुछ दिया है। फिर हमने बताया देखो अनरिलेटेड पार्टी ने तो सिर्फ 100 यूनिट्स खरीदी थी हमसे, बल्कि इसने कितना खरीदा है, 1 लाख यूनिट्स खरीदी है। तो मैंने इधर बल्क डिस्काउंट दे के रखा है, तो एक काम करो बल्क डिस्काउंट के कारण 5000 की प्राइस को कम करो, क्योंकि मेरी प्राइस इतनी नहीं हो सकती क्योंकि इसने ज्यादा खरीदा है, इसने कम खरीदा है। तो फंक्शनल डिफरेंस यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्काउंट का एडजस्ट किया। दूसरा फंक्शनल डिफरेंस किसका होता है, वारंटी का होता है। इससे वारंटी चार्ज की तो इसका प्राइस ज्यादा है, इसको वारंटी दी ही नहीं तो प्राइस क्यों चार्ज करेंगे, तो फिर बोलेंगे इसको वापस नीचे लेके आओ क्योंकि इसको हमने वारंटी नहीं दी। उल्टा कर लेते हैं, इसको वारंटी दी है, इसको वारंटी नहीं दी है, तो इसके प्राइस को मुझे क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा। फिर लास्ट क्या आता है, इंश्योरेंस आता है, या तो ये सीआईएफ पे होगा और ये एफओबी पे होगा, तो इसको बोलेंगे इसको एफओबी पे लेके आओ। और अगर ये एफओबी पे और ये सीआईएफ पे, तो इसको बोलेंगे इसको वापस से क्या करो तुम, सीआईएफ पे लेके आओ, मतलब इंश्योरेंस ऐड करो। तो यहाँ पे बोलता है देखो एम लिमिटेड क्या है, इंडिया में है, एस लिमिटेड कहाँ है, फॉरेन में है। देखो अब मैंने बोला था कि जब जब क्वेश्चन आएगा तुमको वो कहानी लिखनी ही पड़ेगी कि ये एसोसिएट एंटरप्राइज है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चल रहा है। तो उसने क्या बोला, एम लिमिटेड एस लिमिटेड में क्या करता है, 40% के इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है। डायरेक्ट नहीं बोला उसने कि एसोसिएट एंटरप्राइज है, डायरेक्टली तो बोला ही नहीं। तो तुमको बताना होगा कि देखो सेक्शन नंबर 92A बोलता है कि जब 26% और उससे ज्यादा की आप वोटिंग पावर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में होल्ड करती है तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज होते हैं। और यहाँ पे कितना होल्ड किया उसने, 40%। तो पहली लाइन में तो तुम्हें ये बताना है कि एसोसिएट एंटरप्राइज है। और फिर एक क्या है, नॉन रेसिडेंट है। तो हमने 92B में पढ़ा था ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन रेसिडेंट। तो ये एक नॉन रेसिडेंट भी हो गई। तो हाँ ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है,
एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में है, तो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किस पे होना चाहिए, फिर हमारा आर्म लेंथ प्राइस पे। पहली लाइन तो तुम्हारी यही सब आएगी किसी भी क्वेश्चन में। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? चलो, अब एम लिमिटेड और एस लिमिटेड है। एम लिमिटेड ने एस लिमिटेड के साथ एक ट्रांजैक्शन किया, इससे 14,000 यूनिट सेल किए एट द रेट ऑफ 3,000 पर यूनिट। ठीक है, 14,000 यूनिट्स हमने उसको सेल कर दिए 3,000 के हिसाब से। अब ये तो हमारा एसोसिएट है, और एक और अनरिलेटेड पार्टी है। अनरिलेटेड पार्टी के साथ भी उसने क्या किया, ट्रांजैक्शन किया, और इसको कितने यूनिट्स बेचे हैं, 1500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5,000। ये 3,000, ये 14,000 ले रहा है, ये 1500 ले रहा है, तो इसीलिए तो प्राइस का डिफरेंस है। पर हम अपना अचानक से नहीं लगाएंगे, वो आगे एडजस्टमेंट में देगा कि इसलिए हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। क्या यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया कि एक ट्रांजैक्शन एसोसिएट के साथ चल रहा है, एक अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन चल रहा है। अब तुमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी उसने। एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलता है, सेल अगर आप एस लिमिटेड को करते हो, सेल किसको कर रहे हो, एस लिमिटेड मतलब अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को, तो सेल आपने उसको कितने पे की है, एफओबी पे। और जब पी लिमिटेड को करते हो तो आप सीआईएफ पे क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट आपका 300 रुपए पर यूनिट एप्लीकेबल होगा। मुझे सबसे पहले ये अगर नहीं भी पढ़ो तो मुझे पता है कि मेरे पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग मुझे ढूंढना किसको था, अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन के प्राइस को ढूंढना है। तो यहाँ पे अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन का प्राइस कितना है, बताओ, अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन प्राइस 5,000। 5,000, क्योंकि अनरिलेटेड, तुम लोग दूसरे नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा मैंने सुबह के प्रवचन दिए और खत्म हो गया। बोलना पड़ेगा। अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है, 5,000। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ, ये 5,000 लिख लिया, प्राइस अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन की। अब मुझे पता है इसको मुझे अप डाउन करना है, लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए कि मेरा एसोसिएट के साथ जेन्युइन बातें क्या चल रही थी। तो इसने बोला देखो भाई, जब तुम एसोसिएट को दिए थे ना, तो एसोसिएट को तो तुमने एफओबी पे दिया था और पी लिमिटेड को दिया है सीआईएफ पे। तो अभी पी लिमिटेड बड़ा है, अब क्या करूं, 300 रुपए ऐड करवा दूं कि 300 रुपए माइनस करवा दूं, माइनस। क्योंकि उसने बोला देख मैं एफओबी पे हूँ, तो उसको भी बोल कि भाई तेरे को क्या आना पड़ेगा, जेन्यून है, तेरे को भी एफओबी पे आना है। तो 300 रुपए मैंने सबसे पहले क्या कर दिए यहाँ पे, माइनस। सिंस ऑर्डर फ्रॉम एस लिमिटेड इज मोर इन क्वांटिटी, तो हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया है, 150 का। हमारा प्राइस इसलिए कम है भैया एसोसिएट का, क्योंकि उसने कितने 14,000 यूनिट खरीदे हैं। तो यहाँ पे क्या करें, इसको भी ऐड कर, लेस करवाएं, लेस बोलेंगे भाई आजा नीचे वापस, तो हमने इसको भी क्या करा है तुम्हारा, माइनस कर। देन एम लिमिटेड प्रोवाइड्स वारंटी टू एस लिमिटेड एंड नॉट टू पी लिमिटेड। हमारा एम लिमिटेड है, हमारे एसोसिएट को वारंटी प्रोवाइड कर रहा है, उसके चार्ज कर रहा है, ये चीज उसने पी लिमिटेड को नहीं दी है, इसलिए उसका प्राइस क्या है, कम है। क्या करें, कम करवाएं कि बढ़वा दे, ऐड होगा, ऐड होगा कि आ भाई मेरे बराबर आ जा, क्योंकि मैंने जेन्युइनली वारंटी का चार्ज किया है, तो यहाँ पे क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। तो ये हमारा वारंटी ऐड हुआ, ये आ गई मेरी क्या, आर्म्स लेंथ प्राइस। ठीक है, अब मैंने क्या आर्म लेंथ प्राइस दिखाई थी एसोसिएट के साथ करने में, 3,000। एक्चुअल आर्म लेंथ प्राइस ये क्या बोल रहे हैं, क्या होनी चाहिए, इतनी। तो तुम बता रहे हो 3,000 की सेल हुई, नहीं, तुम्हारी सेल कितनी हुई है, पर यूनिट इतने की हुई है। इसका डिफरेंस इनटू 14,000, इतने से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस मैम। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे किस में होते हैं, कप मेथड में ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब कप मेथड में जो एक नई चीज वो करता वो ये है, वारंटी बोलेगा, वारंटी ऑफ 11,000 पर एनम है, और हमने 3 मंथ्स की वारंटी अलाउ की है। तो 11,000 ऐड करने की गलती करोगे क्या, मत करना। हम क्या करेंगे, 11,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 करेंगे, 3 महीने की वारंटी निकाल के क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये क्वेश्चन तुमको दे के रखा हुआ है, ठीक है। चलो फिर आते हैं हम
रीसेल प्राइस मेथड पे। अब ये रीसेल प्राइस मेथड क्या था मैम कि ये रही हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज, हमने इससे खरीदा और यहां से क्या कर दिया और आगे जाके हमने सेल कर दिया। एक एसोसिएट एंटरप्राइज दूसरे एसोसिएट एंटरप्राइज से परचेस कर रही है और बाहर जाके अनरिलेटेड पार्टी को क्या करती है, सेल करती है। तो हम क्या करेंगे कि अनरिलेटेड पार्टी का प्राइस लेंगे और अनरिलेटेड पार्टी के प्राइस में से माइनस करेंगे कॉस्ट, प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट, परचेस का उसको जो भी पड़ा वो माइनस करेंगे और यहाँ निकालेंगे कि भाई इसको कॉस्टिंग एक्चुअल में कितनी पड़नी चाहिए। याद आ रहा है हम बैकवर्ड कैलकुलेशन पे थे और कॉस्ट से हमने चीजों को कंपेयर करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले देखो वही लिखा है, सबसे पहले रीसेल प्राइस लो अनरिलेटेड पार्टी का। तो हमने भी शायद यही पढ़ा था कि हमें क्या करना है, अनरिलेटेड पार्टी का क्या लेना है, रीसेल प्राइस लेना है। फिर इसमें से रिड्यूस करना है मुझे जीपी मार्जिन। तो मुझे इस प्राइस में से क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस करना है और साथ में कोई अगर परचेस रिलेटेड एक्सपेंस हुए तो वो माइनस करके कहाँ आना है कि इसको एक्चुअल में कॉस्ट कितनी पड़नी चाहिए थी। क्योंकि सेल्स प्राइस में से मैं आजकल अगर प्रॉफिट माइनस करूं तो एक्चुअल कॉस्ट ही आता है। तो यहाँ पे भी इसका सेल प्राइस, इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट कॉस्ट इसकी आ जाएगी कि इसको नेट कॉस्ट कितनी पड़नी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जब तुम क्या करोगे, माइनस वगैरह करोगे तो वो कुछ कुछ क्या देगा तुमको, एडजस्टमेंट देगा। तो तुम्हें क्या करना है, जीपी में क्या करना है, एडजस्टमेंट करने के बाद क्या करना है, तुम्हारे कॉस्ट की तरफ चलना है। और क्या रिड्यूस करने का बोला है, वही कि एक्सपेंस जो तुमको परचेस करने में लगे उसको भी क्या करो, माइनस करो। ये माइनस करने के बाद फंक्शनल डिफरेंस एडजस्ट करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा आर्म लेंथ प्राइस क्या है। यहाँ याद रखना कॉस्ट के रिस्पेक्टिव में सोचना है, यहाँ पे बैक कैलकुलेशन करके कॉस्ट आएगी। अगर मेरी आर्म लेंथ प्राइस में जो कॉस्ट है वो 100 आ रही है और एक्चुअल में ये खरीद के लाया है 500, तो ये मत मान लेना कि अच्छा कम आ रही, बड़ी अच्छी बात है। ऐसी कोई अच्छी बात यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब उसने कॉस्ट को क्या करके रखा है, मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। अब इसके क्वेश्चन पे पहले आ जाए। इंडिया में हमारी आर लिमिटेड है। आर लिमिटेड क्या करती है, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज पी लिमिटेड को क्या कर रही है, सेल कर रही है 50,000 में कुछ भी प्रोडक्ट। पी लिमिटेड फॉरेन में है और ये क्या करती है, फिर से रीसेल करती है इसको वाई लिमिटेड को कितने में, 60,000 में रीसेल कर देती है। पी लिमिटेड ने जब यहां से चीजें खरीदी तो पी लिमिटेड को परचेस के एक्सपेंसेस लग गए। उसका नॉर्मल जीपी मार्जिन जो जनरली वो जीपी लगाती है वो कितना है, 20% उसका नॉर्मल जीपी मार्जिन है। अब मुझे सबसे पहली स्टेप याद आ रही है, मेरे को कुछ नहीं करना, मैंने कितने में एसोसिएट एंटरप्राइज ने सेल किया उस प्राइस को उठाना है मेरे को। मैंने उस प्राइस को क्या कर लिया, पिक कर लिया। इसमें से मुझे नॉर्मल जीपी मार्जिन क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो जीपी मार्जिन मतलब सेल्स के ऊपर होता है, तो सेल्स के ऊपर होता है मतलब कितना, 60,000 का 20% मुझे कितना माइनस करना है, 12,000 माइनस करना। ये आ गई कॉस्ट, पर मुझे कॉस्ट नहीं चाहिए, नेट कॉस्ट चाहिए। तो मुझे बोला था कि परचेस से रिलेटेड भी कोई एक्सपेंस होंगे उसको क्या कर लेना, माइनस कर लेना। तो ये निकल गया कि एक्चुअल में भाई साहब तुम्हारी कॉस्टिंग होनी चाहिए थी 41,000 में खरीदना था और तुम क्या दिखा रहे हो, तुमने खरीदा है 50,000। तुम कॉस्ट बढ़ा के कैसे दिखा सकते हो, कॉस्ट बढ़ा रहे हो मतलब प्रॉफिट कम करने की तुम्हारी कोशिश चल रही है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि 9,000 से इसको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई, ये कैलकुलेशन कैसा है? अब इतना तुमको डायरेक्ट 20% देने से रहा वो कि डायरेक्ट 20% तुमको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रखना है। तो यहाँ पे वो क्या देगा, जीपी में मार्जिन देगा। यहाँ पे वो क्या देगा तुमको, जीपी में कुछ कुछ एडजस्टमेंट देगा। अब वो एडजस्टमेंट कैसे बोलेगा, ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी परचेज बाय पी लिमिटेड, डिस्काउंट हमने उसको दिया 10% ऑन जीपी मार्जिन।
तो जीपी मार्जिन मेरा 20 था, 20 का 10%, 2%, मतलब अब मुझे नेट कितना करना है, 18% माइनस करना है। तो ऐसे वो क्या करेगा, ये एक बेसिक कैलकुलेशन दे दिया मैंने कि डायरेक्ट 20% माइनस करो। अब वो क्या कर सकता है, यहाँ पे एन नंबर ऑफ तुमको एडजस्टमेंट दे सकता है कि जीपी पे इतना परसेंट ये कर दिया, जीपी पे उतना परसेंट वो कर दिया। तो तुम्हें सोचना है कि जीपी उससे माइनस होगा या फिर जीपी उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या ये कल की बात याद आई जो मैं बोल रही थी कि एडजस्टमेंट देते जाते हैं ये लोग? यहां तक कोई डाउट है? चलो अब आते हैं हम हमारी कॉस्ट प्लस मेथड पे। तो कॉस्ट प्लस मेथड क्या थी मैम? कॉस्ट प्लस मेथड कुछ नहीं था। कॉस्ट प्लस मेथड में बोला था सबसे पहले सारी की सारी क्या लो, कॉस्ट लो, और उसमें मार्कअप परसेंटेज को तुमको ऐड करना है, तो तुमको आर्म्स लेंथ प्राइस मिल जाएगी। यही इसका फंडा था। तो स्टेप नंबर 1, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट पूरी ऐड करो, नॉर्मल जीपी प्रॉफिट लो, उसमें जो भी फंक्शनल डिफरेंस एडजस्ट होते हैं एडजस्ट करके एडजस्टेड मार्कअप निकालो, कॉस्ट में उसको प्लस करो, तो तुमको क्या मिल जाएगी, आर्म लेंथ प्राइस मिल जाएगी। तो जो जो बोल के रखा है वो यहाँ पे मैंने क्या करके रखा है, लिख के रखा है, तो बाद में तुमको ये रेफर करने के लिए इजी रहेगा। अब आते हैं इसके किस पे, क्वेश्चन के ऊपर। ए लिमिटेड ठहरी हमारी जर्मन की, ठीक है। ए लिमिटेड हमारी कंपनी कहाँ है, जर्मनी में है, और बी लिमिटेड हमारी कहाँ पे है, इंडिया में है। बी लिमिटेड ए लिमिटेड में 35% के शेयर्स क्या करती है, होल्ड करके रखती है। सबसे पहले ये देखते से ही मुझे फिर से वही कहानी बतानी पड़ेगी कि भाई 26 से ज्यादा है, 26 तक है, तो ये दोनों एसोसिएट है, और एक क्या है, नॉन रेसिडेंट है, तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए यहाँ पे। अब बोलता है ये जो बी लिमिटेड है इसका काम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना। ये क्या करती है, अलग अलग कस्टमर्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। तो याद रखो, जब भी सॉफ्टवेयर वगैरह वाली चीज होगी ना, वहां पे ट्रेडिंग तो हो ही नहीं सकती। वहां पे डायरेक्ट आप कॉस्ट करोगे और कॉस्ट के साथ क्या लगाते हो, प्रॉफिट। तो कभी भी आईसीआई तुमको केस स्टडी देगा और वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें होंगी, तो समझ जाना हमेशा उस पे कौन सी मेथड लगती है, कॉस्ट प्लस मेथड ही लगेगी। जहां पे आप डायरेक्टली सर्विस इंडस्ट्री में कॉस्ट प्लस मेथड ही लगती है जनरली, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है ये जो बी लिमिटेड है इसने क्या किया, जब ए लिमिटेड के लिए सॉफ्टवेयर बनाया तो ये बिल बनाया, टोटल कॉस्ट बता दी इतनी है, और 100 मैन आवर्स के हिसाब से 2000 पर मैन का उसने क्या लिया है, चार्जेस लिया है, कि हर इंसान का 1 घंटे का चार्जेस कितना है, 2000 रुपीज है। उसने ये बिलिंग बता दी, उसका कॉस्ट बता दिया, और उसने अपना क्या बता दिया, बिलिंग बता दिया। अब मुझे तो यही जज करना है कि ये बिलिंग सही है या नहीं है, कहीं कम रेवेन्यू तो नहीं बुक कर रहे ये लोग। फिर बोलता है यही बी लिमिटेड ने जब किसी और को, सी लिमिटेड को क्या किया, यही सॉफ्टवेयर बना के दिया, तब तो चार्जेस कितने लिए, 3000 पर मैन आवर लिए। इनका नॉर्मल जीपी मार्जिन कितना है, 50% ऑन कॉस्ट। अब उसने खुद ने कॉस्ट दिया है, तो तुम खुद से ऐसे सेल्स पे मत लगाते फिरना कि ना सेल्स का 50% करेंगे। खुद बोल रहा है, जीपी भी बोला है उसने हमारे क्वेश्चन में, और साथ में कॉस्ट भी बोल दिया, तो हमको पता है कॉस्ट पे ही 50% लगेगा। ट्रांजैक्शन ऑफ ए लिमिटेड सी लिमिटेड कंपेयर किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है, ये रहा, ये पूरा क्या है उसका डिफरेंस है। एक काम करो, पहले 5 मिनट में तुम कैलसी पे सोच के निकालो कि क्या तुम निकाल पा रहे हो, फिर इसको बताऊंगी। ट्राई करो, ये आईसीआई का क्वेश्चन ही है, एमटीपी का क्वेश्चन ही है। विजिबल है ना? Yes, ma'am.
हो जाए तो बताना। आंसर बोलो निशांत। 519 375। 590 375। दीक्षा। Ma'am, didn't able to find out. मेहता। मेहता, दीपक, स्वाति। Ma'am, 2830 per hour cost. 2830 पर आवर कॉस्ट। ओके। निशांत, तुम्हारा कन्वर्ट करके देखो एक बार। 2830 ही है। दीपक जल्दी आंसर। हुआ नहीं हुआ? 50,000। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही दीपक। 50,000। चलो देखते हैं। स्वाति ने आंसर दिया ना? चलो, अब सबसे पहले मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है, फंक्शनल डिफरेंसेस को क्या करते जाना है, एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे बोलता है ये जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड ने टेक्नोलॉजी वाला सपोर्ट लिया है किससे? ए लिमिटेड से। मतलब जिसको वो सर्विसेज दे रही है उसी से उसने क्या लिया है, कोई सपोर्ट भी लिया है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लिया है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 20% ऑफ जीपी। 20% किसका है? जीपी का। और ये सपोर्ट सी लिमिटेड से नहीं लिया। अब एक चीज बताओ, चलो मैंने ए लिमिटेड से सपोर्ट नहीं लिया होता, मैंने किसी थर्ड पार्टी से भी सपोर्ट लिया होता, तो इससे मेरा एक्सपेंस बढ़ता कि मेरा प्रॉफिट बढ़ता? बोलो। मेरे को कोई काम करना है, कोई काम करने के लिए किसी की मदद लग रही है, तो मैंने उससे सपोर्ट ले लिया, उससे Expenses. एक्सपेंसेस। इसका मतलब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का 20% करके पहले तो क्या करना पड़ेगा? 50 में से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट का 20% मेरा कितना होता है? ये 50 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। यहाँ पे सबसे पहले टेक्नोलॉजी का सपोर्ट 50 का 20% मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। फिर ए लिमिटेड ने ऑर्डर किया है क्या? ऑर्डर्स बी लिमिटेड इन बल्क क्वांटिटी। ए लिमिटेड फिर से बल्क क्वांटिटी में चीजें लेता है, तो जिसके कारण मुझे डिस्काउंट देना पड़ रहा है। डिस्काउंट कितने पे देनी हूँ? ग्रॉस प्रॉफिट का 10%। ये भी मेरे प्रॉफिट को क्या करेगा? 50 को क्या करेगा? कम करेगा। तो कितना हो जाएगा? 50 का 10% आजकल कितना होता है? 5%. 5% भी हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। फिर उसके बाद टू रेंडर द सर्विस टू ए लिमिटेड। ए लिमिटेड को जो आप सर्विस दे रहे हो उसमें कोई रिस्क नहीं है, लेकिन जब आप सी लिमिटेड को सर्विस देते हो उसमें क्या है? रिस्क है, जिसके लिए 10% आप क्या करते हो? चार्ज करते हो जीपी का। अब बताओ, ए लिमिटेड से तो कोई रिस्क थी ही नहीं, रिस्क तो थी सी लिमिटेड में, तो मुझे क्या करना चाहिए? 50% में ऐड करना चाहिए या माइनस करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। Minus. दो ही तो ऑप्शन है, या तो ऐड या तो माइनस। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, मैं जिसको सेल कर रही हूँ उससे तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तीसरे से फर्क पड़ रहा है, तो मेरे 50% में क्या करूं मैं? चार्ज तो मैंने सी लिमिटेड से किया है, इससे तो मैंने चार्ज किया ही नहीं है।
मैम ऐड करना पड़ेगा, सी लिमिटेड की वैल्यू कम है। पर यहाँ तो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड तो चल ही नहीं रहा है। वहां तो हम कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड में इसको करते हैं, यहाँ क्या करें फिर? इसको एक बार पढ़ के देखते हैं। ये क्या लिखा है? ये सिर्फ स्पेसिफिक, ये जो 50% है, ये 50% सिर्फ और सिर्फ हमारे सी लिमिटेड या ए लिमिटेड का है कि इन जनरल हम 50% का जीपी रखते हैं? इन जनरल। इन जनरल है। फिर से पढ़ो इसको, मैंने कहाँ लिखा है इसको? कि सी लिमिटेड को इतने की बिलिंग हुई, ये उसका 3000 रुपए पर मैन आवर्स है, और अर्न किया है जीपी यहाँ पे 50% और कॉस्ट। सी लिमिटेड के लिए उसने 50% लेके रखा है। तो एक चीज बताओ, जब सी लिमिटेड में खर्चा हो रहा होगा तो प्रॉफिट भी तो इसने बढ़ा के रखा होगा, प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ाया होगा। तो मुझे उस प्रॉफिट परसेंटेज को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट परसेंटेज की जरूरत मुझे मेरे उस पे नहीं है। तो ये अनकंट्रोल प्राइस मेथड नहीं है, पर लॉजिक ये बोलता है कि इसका जब ट्रांजैक्शन हुआ तो इसके ट्रांजैक्शन में 50% उठाया इसने। तो 50% इसलिए किया क्योंकि वो रिस्क फैक्टर उसने ऐड कर लिया। हम भी यही करेंगे ना, कहीं मुझे रिस्क दिख रहा है तो मैं ऑलरेडी मेरे प्रॉफिट में जोड़ लूंगी ना उस चीज को। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जरूरत मुझे नॉर्मल लेवल पे नहीं पड़ती, ये स्पेसिफिक है। नॉर्मली हर जगह 5% हम लोग नहीं लेते हैं, ये स्पेसिफिक है, इसलिए इसको भी क्या करो? माइनस करो। क्या इसमें समझ में आई बात? लॉजिक समझ में आया? डाउट तो नहीं है? फिर इसके बाद बी लिमिटेड, अगेन ये देखो 1 महीने का क्रेडिट दिया है, ध्यान से। बी लिमिटेड ने 1 महीने का क्रेडिट दिया ए लिमिटेड को, और क्रेडिट का कॉस्ट 3% ऑफ जीपी है। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा ये 3% पर एनम है क्या है, पर यहाँ पे क्लियर लिखा है ना कि 1 महीने का क्रेडिट दिया गया है, तो हम अज्यूम करके चलेंगे ये 3% क्या है? 1 मंथ का है। ऐड करेंगे। यस मैम। तो जीपी का 3% कितना होता है? 1.5। ठीक है। अब ये मिल गया मेरे को एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। अब मुझे याद आ रहा है, मैंने कहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को उठाओ, उसमें क्या करो? तुम्हारा ये 31.50% ऐड करो, तुमको तुम्हारी आर्म्स लेंथ प्राइस मिल जाएगी। लेकिन तुमने तो बिलिंग कितने पे करके रखी थी हमारे बी लिमिटेड को? तुमने बिलिंग की है 2 लाख की। 2000 into 100 is 2 लाख। क्या सच में यही बिलिंग होनी चाहिए थी? नहीं, ये बिलिंग नहीं होनी चाहिए थी। इतने से टोटल इनकम को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब बस ये हो सकता है यहाँ पे एडजस्टमेंट नया, कि जहां पे ये लोग क्या दे रहे हैं 10% ग्रॉस प्रॉफिट का, 10% ग्रॉस प्रॉफिट का, उसकी जगह मैं ग्रॉस प्रॉफिट हटा के बोल देती हूँ बिलिंग रेट का 10%। तो याद रखना बिलिंग रेट ऑलवेज ओवरऑल कितना होता है? 100%। 100% का 10% फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन किसका है? हमारा कॉस्ट प्लस मेथड का। ऐसा ही सेम क्वेश्चन नैनो का भी देके रखा है तुमको बुक में। मेरी बुक आने में 2-3 दिन अभी शायद और लगेंगे, तो मैं चैप्टर वाइज तुमको क्वेश्चंस देती जाऊंगी जब तक कि बुक पूरी नहीं आ जाती, ताकि अपना काम चल जाए। ठीक है, तो उसमें भी एक नैनो वाला है, और नैनो वाला एज इट इज क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्लस मेथड। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बचता है हमारा कौन सा? ये वाला प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड आज से पहले इंपॉर्टेंट तो नहीं था, पर इंस्टीट्यूट अब ऐसे ऐसे चीजें ही पूछता है, तो ये इसीलिए क्या हो जाता है बेचारा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड क्या बोलता है? प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, प्रॉफिट वहां तुम कम दिखाओगे जहां पे टैक्सेस क्या है? ज्यादा है। सही है, मेरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ 50 लाख रुपए का, मैं डिवीजन यूनिट वाइज कैसे करूंगी? जो यूनिट सिप्रस में ना, जहाँ पे टैक्सेस ही नहीं लगते, वहां प्रॉफिट भरमार दिखाएंगे।
और जहां पे टैक्सेस ज्यादा लिखते हैं वहां थोड़ा सा क्या कर देंगे, प्रॉफिट दिखा देंगे कि हाँ भैया हमको हुआ है। पर फिर से ये है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किस पे होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस पे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया ऐसा नहीं कि तुम प्रॉफिट अपनी मर्जी से स्प्लिट करोगे। प्रॉफिट कैसे स्प्लिट करोगे, जेन्युइन कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हुई है, मैन पावर कितने हैं। सपोज करो ये मेरी क्या है, कंपनी है टेक लिमिटेड। टेक लिमिटेड ने 10 लाख का क्या बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। 3 कंपनी ने अलग अलग क्या लगाया, इसमें पैसा लगाया, 5 लाख, 3 लाख, 20 लाख। तो ये डिवीजन क्या है, सॉफ्टवेयर बनाने का कॉस्ट कितना है, 10 लाख रुपीस। इसने कितने दिए, 5 लाख दिए। इस वाली कंपनी ने कितने दिए, 3 लाख दिए। इसने कितने दिए, 2 लाख दिए। तो ये जो 10 लाख का मेरा सॉफ्टवेयर बना है, पैसा इसने कैपिटल कितनी लगाई, 5 लाख, इसने 3 लाख, इसने कितनी लगाई, 2 लाख की कैपिटल लगाई, हो गया पूरा 10 लाख। बोलते इसको तुमने क्या किया, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, टोटल कॉस्ट बनाने की 8 लाख थी और इसको बेचा कितने में, हमने 10 लाख में बेच दिया इसको। तो 8 लाख की कॉस्ट वाला सॉफ्टवेयर जिसको तुम 10 लाख में बेच रहे हो, इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे डिवीजन कर दिया, 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख का डिवीजन कर दिया। वो बोलते तुम्हारा ऐसा डिवीजन नहीं चलेगा कि तुमने एक्स लिमिटेड को 5 लाख दे दिया, इसको 3 लाख दे दिया, इसको 2 लाख दे दिया, नहीं। डिवीजन कैसा होना चाहिए, ये देखो किसने कितनी कैपिटल एम्प्लॉय की, किसने कितना मैन पावर लगाया, मतलब एक जेन्युइन रेशियो होना चाहिए कि तूने ज्यादा कैपिटल लगाई है तो तेरा प्रॉफिट ज्यादा, तूने ज्यादा मैन पावर लगाया तेरा प्रॉफिट ज्यादा। तो उन्होंने बोला रेशियो ऐसा होना चाहिए। रेशियो कैसा होना चाहिए, कैपिटल के बेसिस पे रेशियो होना चाहिए, मैन पावर के बेसिस पे, जो भी तुमको क्वेश्चन में दे वो रेशियो हो सकता है, इसलिए एटसेट्रा लिखा है। अब वो बोलते हैं एक काम करो, तुम सबसे पहले क्या करो, तुमने क्या किया, 2 लाख का प्रॉफिट 10 लाख में तुमने बेचा, 8 लाख की कॉस्ट है, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, 2 लाख का। हाँ, तो बोलते हैं कि अब 2 लाख को क्या करो, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, प्रॉफिट डिवाइड। अब किसने कितनी कॉस्ट लगाई, तो फिर से कॉस्ट उसकी देखो प्लस प्रॉफिट करो, ये होना चाहिए तुम्हारा आर्म लेंथ प्राइस। ये क्या होना चाहिए तुम्हारा, आर्म लेंथ प्राइस। अब मुझे क्वेश्चन में देख के रखा है कि सी लिमिटेड ने क्या किया है, सी लिमिटेड ने 1,80,000 की कॉस्ट इनकर की। तो सी लिमिटेड को 1,80,000 प्लस प्रॉफिट 2,60,000 का उसका क्या होना चाहिए था, आर्म लेंथ प्राइस होना चाहिए था। कितना, 2,60,000 आर्म लेंथ प्राइस। तो यहाँ पे देखो उसको एक्चुअल में जब इन्होंने प्रॉफिट बांटा तो क्या 2,60,000 ही हो रहा था, नहीं, इसका तो कितना जा रहा है, सिर्फ 2 लाख। इसका मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए, होना कैसा चाहिए था, 2,60,000, 60,000 से इसका क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी स्टेप्स बोलूं तो स्टेप सिर्फ इतनी है, इन्होंने जो डिवीजन किया वो डिवीजन ले लो, ठीक है, तुमने ये डिवाइड किया, ले लिया हमने। अब ये बोल रहे ये चेक करो कि किसने कितनी कॉस्ट लगाई, और अगर कैपिटल रेशियो दिया तो कैपिटल रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट डिवाइड करो, अगर मैन पावर रेशियो दिया तो मैन पावर रेशियो के हिसाब से क्या करो, प्रॉफिट डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद प्रॉफिट मिल गया, कॉस्ट इंडिविजुअली बता देंगे, इसने इतनी कॉस्ट लगाई, इतनी कॉस्ट लगाई, इसने इतनी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करो, तुम्हें आर्म्स लेंथ प्राइस पता चल जाएगा। और चेक कर लो कि यही आर्म लेंथ प्राइस होनी चाहिए, अगर ये आर्म लेंथ प्राइस होनी चाहिए ठीक है, नहीं है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। एग्जाम टाइम पे यही ट्रांसफर प्राइसिंग के नोट्स को देख के जाना, एक एक क्वेश्चन सबके अच्छे अच्छे वाले ही कवर किए हैं, तो तुम्हारा एक बार का रिवीजन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा क्या, ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रॉफिट स्प्लिट। प्रॉफिट स्प्लिट में कोई दिक्कत है तो पूछो। आगे बढ़ू। अब आता है हमारा ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। कुछ नहीं है, जैसा इंडस्ट्री करेगी हम भी क्या करेंगे, वैसा की वैसा फॉलो करेंगे। इंडस्ट्री किसी चीज पे 10% प्रॉफिट लेती है, हम भी 10% मान के सीधे सीधे क्या कर लेंगे, चल पड़ेंगे। क्या इसका एमसीक्यू आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि एक इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, 10% सीमेंट इंडस्ट्री प्रॉफिट लेती है, तो वही एओ क्या कर रहा है, 10% का ही प्रॉफिट लगा के चल रहा है, जब किसी की क्या करनी है, आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करनी है। सीमेंट इंडस्ट्री 10% का प्रॉफिट लेती है, तो एओ जब उसका ट्रांजैक्शन प्राइस निकाल रहा है तो 10% की प्रॉफिट लेके चल रहा है। तो बताओ कि इसने कौन सी मेथड फॉलो की।
फिर तुमको यही 4 ऑप्शन मिलेंगे और तुमको किस पे सर्कल करना है, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड पे, कि इसने ये वाली मेथड क्या की है, फॉलो की है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, केस स्टडी दे दी, तुमसे पूछेंगे मेथड कौन सी अप्लाई की है, केस स्टडी दे देंगे, पूछेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सी होती है, केस स्टडी देके गलत मेथड लगा के देंगे और बोलेंगे बताओ कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड तुम क्या सजेस्ट करते हो, इसमें क्या होनी चाहिए। और चौथा इसी पे तुमको क्या दे देंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देंगे और निकालो कि आर्मलेंथ प्राइस क्या होनी चाहिए। तो आर यू गेटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, ये 92C था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि देखो आप बोल रहे हो आर्म्स लेंथ प्राइस की बात, मैंने कहा मैं तो बोल रही हूँ आर्म लेंथ प्राइस की बात। बोलते हैं जरूरी थोड़ा ना मैम कि एक ही आर्म लेंथ प्राइस निकलेगी। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस निकले। तो अब तुम ही देखो, क्या सारे के सारे मेथड में मैं इंडिविजुअली पार्टी वाइज नहीं चल रही हूँ कि हर पार्टी के हिसाब से मैं अलग अलग चेक कर रही हूँ कि ये पार्टी को मैंने इतने में दिया, फिर हम क्या करते हैं अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड करते हैं। तो हर पार्टी की सर्कमस्टेंस भी अलग होंगी। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक आर्मलेंथ प्राइस नहीं आएगी, आपकी 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 50 भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी स्केल ऑफ योर बिजनेस। तो बोलते हैं अगर आपकी आर्मलेंथ प्राइस 5 तक है, 5 तरह की आर्मलेंथ प्राइस निकल रही है, अब मेरे सामने 5 आर्मलेंथ प्राइस है, मैं किसको चूज करूंगी? मैं तो कोशिश करूंगी जहां मेरा प्रॉफिट हो वहीं पे मैं क्या करूं, वो वाली आर्मलेंथ प्राइस चूज करूं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि अगर आपको 5 आर्मलेंथ प्राइस मिल रही है तो उस केस में आपको कौन सी आर्मलेंथ प्राइस लेनी है, 5 का क्या कर लो, एवरेज कर लो। 5 के आर्मलेंथ प्राइस को टोटल करो, टोटल करके उसका एवरेज निकालो। अब ये जो प्राइस आएगी इसको कंपेयर करो तुम्हारे ट्रांजैक्शन प्राइस से, तो तुमको क्या मिलेगी, आर्मलेंथ प्राइस मिलेगी। तो बोलता है देखो ये रही हमारी कंपनी, हमारी कंपनी के पास क्या है, 1 2 3 4 5 अलग अलग, हर पार्टी से कंपेयर किया मैंने, ये 4-5 क्या है मेरी पार्टी अलग अलग जिनसे मैंने क्या किया, डीलिंग करके रखी। हर पार्टी का ट्रांजैक्शन प्राइस क्या निकल रहा है, अलग 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 आर्मलेंथ प्राइस निकल रहा है। अब मैं किसको मानूं कि कौन सा आर्मलेंथ प्राइस मेरे लिए होना चाहिए? तो बोलते इसका क्या करो तुम, एवरेज ले लो। अब एवरेज लेने के बाद चेक कर लो कि क्या तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्राइस इससे कम है। अगर इस एवरेज से तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्राइस कम निकलता है, इसका मतलब तुमने आर्मलेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन नहीं किया। और अगर इससे ज्यादा ही है तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्राइस, तो वो वैसे भी खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग के कारण तुम्हारा प्रॉफिट कम नहीं करने देंगे और तुम्हारे लॉसेस को वो क्या नहीं करने देंगे, इंक्रीज नहीं करने देंगे। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? अब यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या बोलते हैं, देखो हम भी मानते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हर जगह चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्या है, हर जगह चलता है। तो वो थोड़ा बहुत बोलते हैं कि अगर तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्राइस और जो आर्मलेंथ प्राइस निकल रहा है, तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्राइस और जो आर्मलेंथ प्राइस निकल रहा है, इसका जो डिफरेंस है अगर वो 3% तक है तो चलेगा। जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन प्राइस है वही हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैम ये 3% कैसे निकलेगा? ये तुम्हारा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है, ये तुम्हारा एवरेज आर्मलेंथ प्राइस है, दोनों के बीच के डिफरेंस का क्या निकालो, परसेंटेज। भाई ये परसेंटेज तो मैम 4.5% निकल रहा है। तो इसने क्या बोला था, अगर 3% तक बातें हुई तो चलेगा। तुम्हारा डिफरेंस 3% से ज्यादा है तो इसका मतलब तुम्हारी आर्मलेंथ प्राइस क्या होगी, एवरेज प्राइस ही तुम्हारी क्या रहेगी, आर्मलेंथ प्राइस। क्या ये बात आ गई समझ में? तो सबसे पहले मैंने बोला कि सबसे पहले अगर एक आर्मलेंथ प्राइस है तो बातें ही खत्म, कुछ दिक्कत ही नहीं। पर एक से ज्यादा आर्मलेंथ प्राइस है और 5 तक है तो आपको एवरेज लेना है। एवरेज लेने के बाद चेक करो कि मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस कम है कि मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस ज्यादा है। मैम मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस एक्चुअल में एवरेज आर्मलेंथ प्राइस से भी ज्यादा है, तो ये बोलेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस ही अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रॉफिट को कम करने नहीं देंगे। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा, हमारा एवरेज आर्मलेंथ प्राइस है और हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस मैम उससे कम है, लेकिन सिर्फ 2% ही तो कम है, सिर्फ 1% ही तो कम है, सिर्फ 3% ही तो कम है, चलेगा। 3% तक अगर डिफरेंस जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्राइस है वही हमको मंजूर है। लेकिन मैम फिर से डिफरेंस है और डिफरेंस कितना है, 3% से ज्यादा है, तो अब तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्राइस आर्मलेंथ प्राइस नहीं है, तुम्हारा जो आर्म्स लेंथ प्राइस अभी निकला है एवरेज, वही तुम्हारा क्या होगा, ट्रांजैक्शन प्राइस। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ कि ना? ऐसे भी कर सकते हैं, अनम्यूट करके, जरूरी नहीं है। निशांत ऐसे करके दिखाओ, डाउट है कि नहीं? ऐसे तुम लोग इतने ब्लैंक बैठते हो, मेरे को यही अंदर से पता है, बार बार रिपीट इसलिए करना पड़ता है कि पता नहीं समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे बैठ जाओगे बस, सुना दो, हम तो आगे 6:30 बजे 8:30 तक बैठे, आप बस बोलते जाओ, कान में घुसता जाएगा हमारे। फिर कुछ लोग तो ये भी पूछते कि मैम बैठते कैसे हम क्लास में, ऐसे बैठ जाए कि नहीं बैठ जाए, मैम कुछ बोलेगी तो नहीं? तुम्हारी जो दोस्त है ना, उससे मेरी बात बहुत अच्छे से होती है। ठीक है स्वाति? यस मैम। हाँ बस ब्लैंकेट में बैठो, यॉर्निंग नहीं करना है तुमको, तब तक सब सही चल रहा है। ठीक है चलो आ जाओ। अब आते हैं अपन किस पे, और फिर मुझे अभी पता, मैं कल यही सोच रही हूँ, दीक्षा को आज तक मैंने लिंक सेंड नहीं की, इसको लिंक मिलती कहाँ से? फिर मुझे समझ में आया तुम तीनों ही फ्रेंड्स हो। मैं कल उससे यही पूछने वाली थी कि आईडीटी में कोई है या क्या है, तब पता चला नहीं भैया ये तीनों फ्रेंड्स है। इसलिए तब तुम तीनों जब जब सो रहोगे आपस में एक दूसरे को उठाते रहना, ठीक है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बोलते हैं, देखो 3% तक तो बातें सही चल रही है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन जब होलसेल मार्केट आएगा ना, तब ये 3% नहीं चला सकते। अगर होलसेल ट्रेडिंग कर रहे हो तब ये जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? होलसेल ट्रेडिंग में तुम्हारा ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा। अब मैम ये होलसेल ट्रेडिंग है, ये कैसे पता चलेगा? तो बोलते हैं कि जो तुमने परचेस करते हो ना फिनिश गुड्स, और जो परचेस करके जिसमें ट्रेडिंग करते हो, अगर तुम्हारा परचेस कॉस्ट 80% या उससे ज्यादा निकल रहा है, तुम जिस चीज में भी ट्रेडिंग कर रहे हो उस चीज में ट्रेडिंग करने पे 80% या उससे ज्यादा निकल रहा है उसका परचेस कॉस्ट, मतलब ये क्या है? तुम्हारी होलसेल ट्रेडिंग है। और जब तुम सेल करते हो, सेल करने के बाद जो तुम्हारा एवरेज मंथली क्लोजिंग इन्वेंट्री है, मंथली क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर 10% या उससे कम निकल रहा है उस गुड्स का, मतलब तुमने इतना बेच दिया कि 10% ही तो सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल रहा है या उससे कम निकल रहा है, तो ये क्या है? तुम्हारा होलसेल ट्रेडिंग है। क्या इसका क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल नहीं, पर हाँ एमसीक्यू में कभी पूछ ले कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे ट्रांसफर प्राइसिंग में कि होलसेल है, तो परचेस कॉस्ट 80% या उससे ज्यादा निकल जाए, और सेल करने के बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री जो तुम्हारी एवरेज है, एवरेज मंथली क्लोजिंग इन्वेंट्री 10% या उससे कम निकल जाए, तो ये तुम्हारा होलसेल है। और होलसेल में 1% ही क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। तो वही है, आर्म लेंथ प्राइस का कैलकुलेशन कब करोगे? जब एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस होगा तुम एवरेज लोगे। एवरेज में तुमको डिफरेंस चेक करना है, 3% चलेगा, अगर क्या होगा? तुम्हारा 3% का डिफरेंस से चलेगा, और अगर 3% तक का डिफरेंस है तो जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वही तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस है। लेकिन अगर डिफरेंस मोर देन 3% है तो तुम्हारा एवरेज जो आएगा वो तुम्हारी क्या होगी? आर्म लेंथ प्राइस, और होलसेल में ये परसेंटेज 1% हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड कर रही हूँ, एक जगह 1% आर्म लेंथ डिफरेंस चलेगा, बाकी जगह 3% चलेगा, और एक जगह ऐसी है जहाँ पे ये 3% अलाउ ही नहीं करेंगे, और वो है तुम्हारा नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया। अगर नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया से तुम क्या करते हो? कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो। मैम ये नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया क्या है? तो नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया का मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने बोला है इस जगह से तुमको क्या नहीं करना है? ट्रांजैक्शन नहीं करना है। तो अगर इस जगह से तुमको ट्रांजैक्शन करने को मना किया और तुम फिर भी जाके वहां ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो लोग मान लेंगे हम कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, भले ही वो इंटरनेशनल नहीं होगा, हम मान लेंगे ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, हम मान लेंगे ये ट्रांजैक्शन एसोसिएट के बीच में ही हुआ है, और जबरदस्ती तुम पे क्या करेंगे? सारे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई कर देंगे। तो नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया का मतलब है गवर्नमेंट ने बैन किया है, ये हमको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, अब तक कुछ भी बैन नहीं है, लेकिन पहले सिप्रस बैन हुआ था, उसको वापस से क्या कर लिया है इन्होंने? हटा दिया। तो ये नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया है, ये हमको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, टैक्स रिकवरी में हेल्प नहीं करता, तो इसलिए इसको बोल दिया नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया। ऐसे एरिया के साथ जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, तो वो हमेशा के लिए मान लिया जाएगा कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, वो एसोसिएट के बीच में ही हुआ है, और सारे के सारे प्रोविजन ट्रांसफर प्राइसिंग के तुमको अप्लाई कर देंगे, एक्सेप्ट ये 3%।
यहाँ पे 3% का वो डिफरेंस चेक नहीं करेंगे। जो तुम्हारा ऑनलाइन प्राइस आना चाहिए, भले ही 1% का भी डिफरेंस होगा तब भी क्या बोलेंगे, नहीं, जो हमने एवरेज प्राइस निकाली वही तुम्हारा क्या होना चाहिए, ऑनलाइन प्राइस होना चाहिए। तो 3 जगह, एक जगह 3% मिलेगा ही नहीं, बाकी सब जगह 3% ही मिलेगा, और होलसेल में कितना मिलेगा डिफरेंस तुमको, 1% का। और फिर जब नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल वाले एरिया आता है तो वहां पे बोलते हैं टीडीएस कभी काटना पड़ा ना, तो हमेशा टीडीएस जो रेट इन फोर्स है और जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है और 30% विच एवर इज हायर होगा उसी पे ही कटेगा। मतलब मैक्सिमम क्या होगा, जो रेट इन फोर्स दिया है वो लो, या फिर 30% विच एवर इज हायर है, हमेशा टीडीएस हायर पे ही कटेगा। तो नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल वाले एरिया से क्या है, इनको अलग ही दुश्मनी है कि तेरा टीडीएस भी 30% पे काट के रहेंगे, तेरा मान के रहेंगे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, एसोसिएट से है, ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई भी करेंगे, और 3% का बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद बोलते हैं कि अगर तुम नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया वालों से क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो सुनो, अगर तुम्हारी इनकम टैक्सेबल है, मतलब मैंने सपोज करो एनजेए से क्या कर लिया, ट्रांजैक्शन कर लिया, तो मुझे बताना पड़ेगा कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर मैंने, उसने बोला कि ये मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं, मेरे चाचा की सोर्स ऑफ इनकम है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा चाचा की सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर मैं सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाती हूँ उनकी, तो वो वाली इनकम मेरी ही इनकम मान ली जाएगी, और मुझ पे सारे उस पे भी क्या होंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल करेंगे। इन शॉर्ट वो रोकने की कोशिश कर रहे, भाई ऐसे गड्ढे में मत कूदो, क्योंकि इनकम भी तुम्हारी ही मानी जाएगी, सब कुछ तुम्हारा ही माना जाएगा। क्या एनजेए यहाँ पे समझ में आ गया कि नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल की तुम्हारी पनिशमेंट्स क्या है, कि तुम्हारा 30% या उससे ज्यादा पे टीडीएस कटेगा। सोर्स भी बताओ, सोर्स का सोर्स भी बताओ, और सोर्स का सोर्स नहीं बता पा रहे तो तुम्हारी ही इनकम है वो 3% नहीं मिलेगा, सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। और मान लिया कि इंटरनेशनल है, मान लिया एसोसिएट के बीच में ही है ये ट्रांजैक्शन, डन। अब मैम 5% तक जिंदगी अच्छी चल रही थी, समझ में आ रहा था कि 5 आमलन प्राइस है। ऐसा भी तो हो सकता है 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, पार्टी तो कितनी हो सकती है हमारे पास। तो जब भी आपका आमलन प्राइस 6 या 6 से ज्यादा जाएगा, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है रेंज पे, पर कब आ जाए ये भी नहीं पता अपने को। तो यहाँ पे बोलते जब तक आमलन प्राइस तुम्हारी 5 पे थी तो तुम सुख संपत्ति की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब बोलते हैं कि जैसे ही तुम्हारा आमलन प्राइस 5 से ऊपर चला गया, 5 से ज्यादा अगर तुम्हारी आमलन प्राइस आ गई, तो तुमको कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, रेंज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा तुमको, रेंज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। रेंज कॉन्सेप्ट कप मेथड पे भी लगता है, रेंज कॉन्सेप्ट रिटेल सेल प्राइस मेथड पे भी लगता है, कॉस्ट प्लस पे भी लगता है, टीएनएम पे भी लगता है। मुझे एक गायब दिख रहा है वहां पे, कौन सा है वो, प्रॉफिट स्प्लिट। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड पे रेंज कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता है। प्रॉफिट स्प्लिट पे क्या नहीं होगा, 1 मिनट, हाँ बस 1 मिनट में आ रही हूँ। चलो आ जाओ। तो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड पे मैम रेंज कॉन्सेप्ट नहीं लगता, क्यों नहीं लिखता, सुनो, आर्म प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, आर्म प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो। तुमने प्रॉफिट स्प्लिट जब किया था तो तुम ऑलरेडी प्रॉफिट पे पहुंच चुके हो, और एक कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट होता है। आर्म प्राइस क्या है, यहाँ पे जब तुम प्रॉफिट स्प्लिट करते हो तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट को तुम स्प्लिट करते हो। यहाँ पे जब तुम 4, 5, 6, 7 आमलन प्राइस की बात कर रहे हो, ये तो इंडिविजुअली भी पार्टी वाइज चल रहे हो तुम। आर यू गेटिंग द लॉजिक, यहाँ पे हम इंडिविजुअली पार्टी वाइज चल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट कैसे देख सकते हो। प्रॉफिट तो तब निकलेगा जब तुम्हारा पूरा P&L बन चुका होगा।
यहाँ पे P&L की तो शुरुआत ही चल रही है कि एक एक पार्टी का मैं आर्म लेंथ प्राइस चेक कर लूं, उसके बाद देखो कि एक्चुअल में इस ट्रांजैक्शन के लिए सही आर्म लेंथ प्राइस क्या होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट मेथड नहीं लगता है। अब स्टेप ध्यान रखना, क्योंकि जनरली स्टूडेंट ये वाली स्टेप भूल जाते हैं और उनको ध्यान ही नहीं रहता। वैसे तो आज तक क्वेश्चन ही नहीं आया, बट जब जब होता है ये वाली स्टेप तुम भूलते ही हो। बोल रहा है कि देखो तुमको अगर 5 से ऊपर आर्म लेंथ प्राइस मिली, क्या आजकल 5-7 बड़ा ही होता है, 7 तो बड़ा है आजकल, ठीक है, तो 5 से ऊपर हो गई तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस, ठीक है। अब वो बोल रहा है स्टेप नंबर 1, तुम्हें क्या करना है, पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग क्या होता है, इस पे भी सोच सकते हो तुम तो। छोटे से बड़ा। मैम छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा, चलो अच्छा लगा जान के, ठीक है। तो छोटे से बड़ा कर लिया तुमने, ये छोटे से बड़ा जा रहा है, तो सबसे पहले इसको क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ये जो है ना, ये 7 दिख रहा है। डेटा सेट में जितनी डेटा है, डेटा सेट में मेरे 7 डेटा है, उसका 35% लो, उसका 65% लो। मुझे डेटा सेट के नंबर्स का कुछ नहीं करना है अभी, सिर्फ डेटा सेट 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 का मुझे क्या लेना है 35%, 7 का मुझे क्या लेना है 65%। 7 का 35% कितना होता है, रहने दो, 2.45 है ना, और 7 का 65% कितना होता है 4.55। ये तो फ्रैक्शन आ गया। तो बोलते हैं कि जब जब फ्रैक्शन आएगा तो नियरेस्ट पे तुम क्या करोगे, नेक्स्ट लेवल पे उसको राउंड ऑफ करोगे, नियरेस्ट भी नहीं, नेक्स्ट लेवल पे क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे। तो 2.4 है तो भी 3 हो जाएगा, 5.5 है तो भी क्या हो जाएगा, ये राउंड ऑफ हो जाएगा। मैम इसका हुआ क्या, जब तुमने 7 का 35% किया तो ये क्या है, 3 के सामने जो आर्म लेंथ प्राइस लिखी है ये उसका स्टार्टिंग ऑफ द रेंज हो गया, और जब 65 किया ये उसका क्लोज ऑफ द रेंज हो गया। अगर तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्राइस इन दोनों के बीच में आता है, 132 से 152 के बीच में आता है, तो डन, तुम्हारी यही आर्म लेंथ प्राइस सही है, जो तुमने ट्रांजैक्शन किया है वो सही है, क्योंकि तुम इस रेंज के बीच में क्या कर रहे हो, फॉल कर रहे हो। लेकिन मैम हमारा जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो आर्म लेंथ प्राइस जो आप ये बता रहे हो ना रेंज, उससे बाहर है। तो उससे बाहर होने के केस में बोलते हैं कि फिर से डेटा सेट में जितनी वैल्यू उसका क्या करो, 50% कैलकुलेट करो। 7 का आजकल 50% कैलकुलेट करना है क्या तुमको, कितना होता है 3.5। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो डेटा सेट में 4 के सामने क्या लिखा है 134, ये होगी तुम्हारी एक्चुअल आर्म लेंथ प्राइस। तो इन शॉर्ट मैंने बोला क्या कि सबसे पहले तो डेटा सेट में अगर 5 से ऊपर वैल्यू है, आर्म लेंथ प्राइस ज्यादा है, तो तुम क्या करो, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। फिर जितनी भी डेटा सेट में वैल्यूज हैं, वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 वैसे देखना, उसका एक बार 35% करो, उसका एक बार क्या करो तुम 65% करो। पहले 35% किया, 35% करने के बाद अगर फ्रैक्शन में आता है तो आगे की तरफ राउंड ऑफ करो, 65 आता है आगे की तरफ राउंड ऑफ करो। अब 4 आ गया मेरे पास और एक आ गया इधर क्या 6, 4 के सामने क्या आर्म लेंथ प्राइस है, 6 के सामने क्या आर्म लेंथ प्राइस है, ये मेरा क्या बन गया, रेंज बन गया। अगर तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्राइस इनके बीच में आता है तो डन, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो फिर से 7 का या 8 का जितने भी वैल्यूज है उसका 50% करो, 50% करके फिर फ्रैक्शन आ रहा है, फिर आगे की तरफ राउंड ऑफ करो, और उसके सामने जो वैल्यू लिखी है ये है तुम्हारी क्या, आर्म लेंथ प्राइस। क्या ये समझ में आया रेंज कॉन्सेप्ट? तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 3 के सामने मेरा क्या था 132 था, 5 के सामने 152 था। चेक करो क्या मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस इसी रेंज में फॉल होती है, यस मैम फॉल होती है, तो ट्रांजैक्शन प्राइस ही आर्म लेंथ प्राइस है। नहीं मैम फॉल नहीं होती तो मीडियन लेना है, मीडियन मतलब 50% लो, और 4 के सामने अब जो है ये हो गई तुम्हारी क्या, आर्म लेंथ प्राइस, ये तुम्हारी क्या है, आर्म लेंथ प्राइस। यहाँ तक बात समझ में आई? अब पता है जिंदगी में फिर से कुछ दिक्कतें आने वाली, क्या, अब तक तुम चल रहे थे फ्रैक्शन पे, 3.5 4.5 निकल रहा है, तो तुमको मैंने बोल दिया कि आगे की तरफ राउंड ऑफ करो और उसके सामने जो आर्म लेंथ प्राइस है वो ले लो। अब जिंदगी बोल रही है कि नहीं अब होल नंबर मिलेगा तुमको, तो होल नंबर के केस में क्या करोगे,
होल नंबर क्या होता है ये तो समझते हैं अपन। यस मैम। हाँ, जो पूरा पूरा नंबर है, आधा अधूरा नहीं है, उसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो 20 का 35% आजकल कितना होता है बताना। Seven। कैलसी उठ गया। तुम देखो कितने डिपेंडेंट हो गए हम कैलसी पे। एक 20 का 35% करने के लिए सीधे करो ना, 35 इंटू 2, 7 इधर आ गया ना। कितने डिपेंड नहीं करो ऐसा। जब तुम एससीपीएम में कुछ भी सॉल्व कर रहे हो ना, कोशिश करो जितना तुम्हारा ये चले। नहीं तो तुम एक्चुअल में पता है 30-30 सेकंड भी जो वहां पे कैलसी पे लगाते हो ना, वो भी क्यूमुलेट करना, तुम 10 मिनट बर्बाद करते हो। जो छोटे छोटे भी, कई बच्चे तो 2 इंटू 2 भी करके देखते हैं वहां पे। अरे भाई 2 इंटू 2 तो आजकल भी 4 होता है, हमेशा ही 4 रहेगा। कोशिश करो जितना तुम इसको चलाओगे ना, तुम्हारे लिए आगे भी अच्छा रहेगा। ये लोग जब ऑडिट करते हैं ना, पीडब्ल्यूसी और सब, ये एक्चुअल में कम से कम कैल्सी यूज करवाते हैं, क्योंकि तुम्हारा ना ये ज्यादा चलना चाहिए। ये शार्प तभी होगा जब तुम गैजेट पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। ठीक है, तो कोशिश करना। मैंने तो बोल दिया, मुझे पता है कोशिश कितनी होगी, पर अपने पे इतनी गट फीलिंग तो रखो कि 20 का 35% तुम कर पाओ। चलो, अब ये क्या बोल रहा है, 20 का 35% आ गया 7 होल नंबर, ये हो गया होल नंबर। अब क्या करें, अभी तक तो आप फ्रैक्शन पे चल रहे थे तो हम खुश थे, अब आप होल नंबर पे आ गए तो कुछ मत करो। 7 निकला ना, 7 उसके आगे क्या नंबर आता है मैम, 7 के बाद 8 आता है। इस पे तो श्योर हो ना, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। हाँ भी बोल रहा है निशांत, हाँ मैम श्योर है। तो 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। 7 के सामने की आर्म प्राइस देखो क्या लिखी है, 8 के सामने की आर्म प्राइस देखो क्या लिखी है, और इन दोनों का एवरेज ले लो। इसके सामने की आर्म प्राइस देखो, इसके सामने की आर्म प्राइस देखो, उस उन वैल्यू का एवरेज ले लो। सपोज करो वो क्या आया, x आया। फिर सेम 65% करो मैम, 65% तो 13 आ गया। 13 के बाद क्या आता है, 14 का 14। 13 के सामने क्या आर्मलेंथ प्राइस है, 14 के सामने क्या आर्मलेंथ प्राइस है, उसका एवरेज करो। सपोज कर दो वो क्या आ गया, y। अब x से y ये क्या बन गई तुम्हारी रेंज। रेंज। फिर वही कहानी, क्या तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्राइस x से y के बीच में आता है, हाँ मैम आता है, तो यही तुम्हारा क्या है, आर्मलेंथ प्राइस है। लेकिन मैम नहीं आता तो फिर 50% करो। फिर 20 का क्या लो, 50% लो। मैम 20 का 50% 10 होता है। 10 के आगे क्या आता है, 11। 10 के सामने जो वैल्यू है, 11 के सामने जो वैल्यू है, इसका क्या ले लो, एवरेज ले लो। अब जो निकलेगा ये निकलेगी तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस। तो जब जब तुम्हारा होल नंबर होगा तो नंबर आगे जाएंगे, और जब जब फ्रैक्शन होगा तो राउंड ऑफ हो जाएगा। है तो वही बात, बस इसमें क्या किया है इन्होंने, वैल्यू का क्या किया है, एवरेज करके रखा है। दोनों चीजें 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, दिमाग में स्क्रॉल डाउन करो कि क्या क्या पढ़ा था और पूछो। इसको सी कैटेगरी ले सकते हो, आज तक एक क्वेश्चन नहीं आया है, पर पता सब कुछ होना चाहिए।
हो जाए तो बताना। दीपक हो गया? दीपक मेहता। यस मैम। चलो अब देखो, अभी तक तो और अच्छा चल रहा था कि भाई हमको नॉर्मल लेवल पे फ्रैक्शन मिल रहा था, हमको क्या मिल रहा था, होल नंबर मिल रहा था। अब बोल रहे हैं मल्टीपल ईयर डेटा भी तो हो सकता है। अब मल्टीपल का मतलब ये नहीं 5 6 7 8 10 साल नहीं, हमेशा इसमें एक करंट ईयर का डेटा होगा और लास्ट 2 इयर्स का डेटा होगा, बस उसे बोलते हैं ये लोग क्या, मल्टीपल ईयर का डेटा। तो बोलते हैं ये जो मल्टीपल ईयर का डेटा है, इस मल्टीपल ईयर के डेटा में क्या करना, वेटेड एवरेज जीपी निकाल लेना। अब मैम ये वेटेड एवरेज जीपी क्या है? जीपी तो वही है ना, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स करके ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है। तो 3 साल का जो भी डेटा दिया होगा, जीपी दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट 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 ऐड करो, ऐड करके यहाँ लिखो, डिवाइड बाय सेल्स 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 ऐड करो और यहाँ पे क्या करो, सेल्स लिख लो। तो ये जो परसेंटेज निकलेगा तुम्हारा क्या निकलेगा, जीपी परसेंटेज वेटेड एवरेज। तो सपोज करो मुझे 5 साल का दिया है, 6 साल का दिया है, और ऐसे करके क्या है, प्रॉफिट 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 दिया और सेल्स की भी क्या देके रखी है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी है। तो इस साल का मैं जीपी निकालूंगी, इस साल का भी जीपी ऐसे निकालूंगी, इस साल का भी ऐसे निकालेंगे, इस साल का भी निकालेंगे। ऐसे करके हम क्या करेंगे, हर ईयर का वेटेड एवरेज जीपी क्या करते जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, एक बार तुमने वेटेड एवरेज जीपी निकाल लिया, फिर जितने भी जीपी उसको कैसे करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर से 35% लगाओ, 65% लगाओ। अगर 35% फ्रैक्शन आता है तो आगे की तरफ राउंड ऑफ करो, और अगर होल नंबर आता है तो आगे का नंबर लो, सामने जो वैल्यूज दिखी हैं उसका एवरेज लो, और तुम क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आई? जब मल्टीपल ईयर का डेटा होगा, सिर्फ परसेंटेज निकाल के उसका आमलन प्राइस जैसा फिर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब मैम सपोज करो मल्टीपल ईयर का डेटा आप बोल रहे हो, तो क्या हुआ, मल्टीपल ईयर का डेटा कैलकुलेट करते करते ऐसा पता चला इस साल एक कंपनी वो काम की नहीं, हटा दो, हटा सकते हो। मैम कोई कंपनी बस इसी साल आई थी, पहली बार आई थी और उसको हमारे डेटा में इंक्लूड किया, चलेगा। जरूरी नहीं है वही कंपनी इस डेटा में आएगी जो 3 साल सस्टेन की हो। अभी अभी कोई कंपनी ने जन्म दिया है तो वो भी क्या हो सकती है, तुम्हारे डेटा सेट में आमलन प्राइस के कैलकुलेशन के लिए आ सकती है। कोई कंपनी कभी भी जा सकती है, एक कंपनी थी बंद हुई फिर आ गई, वो भी चलेगा। तो जिस जिस कंपनी का इस साल का डेटा रेलिवेंट नहीं उसको हटा दो, किसी का रेलिवेंट है उसको इंक्लूड कर दो, ये सब चीजें अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस कंप्लीट्स योर रेंज कॉन्सेप्ट। क्या ये पूरा रेंज कॉन्सेप्ट का फ्लो समझ में आया? अब तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, ये नोट्स हैं, तुमको क्या करना है, एक बार कॉम्पैक्ट बुक से पूरा इसको रीड करके कंपलसरी मैंडेटरी रखना है, ताकि कहीं कुछ लग रहा है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, तो कल के पहले के 10 मिनट में सिर्फ डाउट सॉल्व करूंगी। ठीक है, अभी छुट्टी नहीं, आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो इसके बाद अब आते हैं हम, ये क्या लिखा है, अब बहुत फ्लो में चलेगा, सिंपल सिंपल सी चीजें। मैम आपने कभी तो बोला था मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो करना पड़ेगी, मैंने कहा, मैंने ही कहा था कि जब भी तुम आमलन प्राइस कैलकुलेट करोगे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ही फॉलो होगी। लेकिन अगर तुमने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं की, या फिर तुमको बोला जाएगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जब भी तुम करते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है, वो कहाँ दिया मेहताब, 92D में दिया है कि ये तुमको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने, तो वो मेंटेन करने पड़ेंगे। वो बोलेंगे लाओ फर्निश करो, तुम्हें वो फर्निश भी करना पड़ेगा। तो तुम्हें मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। तुमको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। जब जब वो डॉक्यूमेंट तुमको मांगेंगे तुम्हें डॉक्यूमेंट फर्निश भी करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें तुमको क्या करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी।
तो सबसे पहले मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड अगर तुमने फॉलो नहीं की तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी, तुमने इंफॉर्मेशन नहीं दी, डॉक्यूमेंट्स तुमने मेंटेन नहीं किए, और जो इंफॉर्मेशन यूज की वो करेक्ट नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो होगा क्या। तो बोलते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन सही नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, ट्रांसफर तुमको जो फर्निश करने को बोला तुमने फर्निश नहीं किया, डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किए, तो खुद हमारे एओ आएंगे। खुद कौन आएगा, हमारा असेसिंग ऑफिसर आएगा, और असेसिंग ऑफिसर आके तुम्हारी आर्मलेंथ प्राइस खुद से कैलकुलेट करेगा। इसमें क्या हो गया मैम, आने दो, इससे तो ज्यादा अच्छा है कि हमारा काम कोई और कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमारे एओ भाई साहब आके तुम्हारी आर्मलेंथ प्राइस कैलकुलेट करेंगे, सपोज करो आज तक तुम्हारी इनकम 100 करोड़ थी, इन भाई साहब ने इनकम कितनी कर दी, 150 करोड़। तो ये जो इनकम तुम्हारी 50 करोड़ इंक्रीज हुई है, इस 50 करोड़ पे तुम्हें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन वो अलाउ नहीं करने वाले, तो बेनिफिट ऑफ डिडक्शन नहीं मिलेगा तुमको। 10AA करके आगे भी एक सेक्शन आएगा मैम, 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। SEZ एरिया होता है, SEZ एरिया में 10AA चलता है, वो बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। ऐसी क्या नाराजगी है मैम कि हमको डिडक्शन नहीं दे रहे, तुमने 100 करोड़ इनकम बताई, बेचारे ने इतनी मेहनत कर करके उसको 50 करोड़ पहुंचाया, तो वो बोल रहा है कि तुमने तो ये कंसील्ड इनकम रखी थी, छुपा छुपा के इनकम रखी थी, वो तो हमने क्या किया, ढूंढ ढांड के तुम्हारी वो इनकम निकाली है, तो ऐसी इनकम पे तुमको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, तुमको 10AA का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इसी बात पे मुझे ये बताओ, एओ कौन होता है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है मेरा हर बैच का, और बच्चे बहुत अच्छा जवाब देते हैं, तो मुझे भी तुमसे एक्सपेक्टेड है कि एओ कौन होता है, तुम लोग बताओ। हमसे पूछा गया मैम, स्वाति खुश, मैं बताती हूँ। एक बार एक काम करते, पर्सनल इंटरव्यू करना पड़ता है, तुम आगे होके तो बोलोगे भी नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करते, दीपक एओ कौन होता है? ओ एओ बोलो। वो बचपन में करती थी, टिक टिक 1 टिक 2। दीपक आता है कि नहीं? तुम कुछ बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रही, लिख के दो। चलो, वो जब तक लिख रहा है स्वाति। Ma'am, assessing officer who is having knowledge of transfer price. Who is having the knowledge of transfer pricing? वो ब्लोपर्स बनते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है ये अपने को सीए वालों के लिए तो दिखाने ही चाहिए। गलत है। एओ कौन होता है, मैं ये थोड़ा ना पूछ रही बेचारे को नॉलेज है कि नहीं। एओ तो तभी बना है, बेचारे को नॉलेज दिया गया है तभी। एओ कौन होते हैं? मैम जो हमारी इनकम को असेस करते हैं, जब हम लोग सही से कंप्यूट नहीं करते हैं या केसेस जब स्क्रूटिनी में जाते हैं, तो हमारे केसेस को असेसिंग ऑफिसर देखते हैं। देखो, मैं अगर उड़ाऊं ना तो तुम लोग बुरा मत मानना, और बुरा माना तो दिल पे लेके फिर ढंग से पढ़ना, ठीक है? तो ये तो तुमने बीकॉम का आंसर बोला है कि कुछ तो पूछा है तो हम लिख के बता ही दे। निशांत इतना मुस्कुरा रहा है, निशांत भी बता दे। जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और मैम जॉइंट कमिश्नर से ऊपर रुको 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 मेहता, मेरे को पता है तुमको पता है, इसलिए तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया मैंने। हाँ, जॉइंट कमिश्नर। और अब बच्चा कौन, अपने आप अनम्यूट करके बोल लो। हाँ हाँ दिशा, तुम ही हो, तुम ही हो। Ma'am, नो आइडिया, no idea, no नो idea. आइडिया, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। दीपक तुमने अब तक लिख के भी नहीं दिया, मतलब तुमको भी नहीं पता। बेटा जी, अटेम्प्ट एक आध बार दिए ही होंगे अपन ने, जीवन में वो मौका मिला होगा कि वहां तक पहुंचे अपन, ठीक है? मेहताब अब बोलो जरा, क्या होता है वो? मैम जॉइंट जेसी एसी डीसी और जेसी मैम फील्ड ऑफिसर नहीं होता, इनकम आईटी होता है।
इनकम टैक्स कमिश्नर वो नहीं होता, इंस्पेक्टर नहीं होता, बस इंस्पेक्टर नहीं होता। देखो एओ जब तुम असेसमेंट प्रोसीजर में पढ़ोगे और तुमको एओ का मतलब नहीं आता ना, तो तुम मान के चलो तुम्हारे आंसर्स गलत होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले एओ की शुरुआत होती है तुम्हारे इनकम टैक्स ऑफिसर से। इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर कौन होता है? हमारा एडिशनल कमिश्नर, देखो हाँ भी बोल रहे, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, फिर उसके ऊपर आता है तुम्हारा जॉइंट कमिश्नर और तुम्हारा एडिशनल कमिश्नर। तो यही तीनों को हम कॉमन लैंग्वेज में एओ बोलते हैं, ना कि वो जो हमारी इनकम असेस करता है, ना कि वो जिसको नॉलेज होता है कि इनकम कैसे असेस की जाती है, ना कि नो आइडिया। ठीक है, तो याद करो ये एओ की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने बोल दिया तुमको, एओ नहीं लिख के बोला, जॉइंट कमिश्नर क्या बोल रहा है कि तुमने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं की, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए हाँ जॉइंट कमिश्नर एओ है। वहीं वो लिख देंगे ना सीआईटी, सीआईटी ने क्या किया, बोला तुमने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं की, लाओ मैं तुम्हारी आर्मलेंथ प्राइस कैलकुलेट करता हूँ। उसने पावर डेलीगेट करके रखी, उसके पास पावर नहीं है आर्मलेंथ प्राइस कैलकुलेट करने की। तो इसलिए स्पेसिफिक पता होना चाहिए, एओ मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके ऊपर आएगा तुम्हारा असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, उसके ऊपर जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, और इन तीनों को ही कंबाइनली बोला जाता है असेसिंग ऑफिसर। लिख के रखो ये चीज। चलो स्वाति हाथ चलाओ, हो गया कम्बल वम्बल का काम। डन। तो यहाँ पे अब क्या बोलता है, खुद एओ भाई साहब आएंगे और बोलेंगे कि तुमने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं की, तुमने इंफॉर्मेशन सही यूज नहीं की, तुमने रिपोर्ट मुझे जो चाहिए वो फर्निश नहीं की, या फिर तुमने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं किए, तो मैं खुद साक्षात आके बोलता हूँ कि मैं तुम्हारा क्या करूंगा, आर्मलेंथ प्राइस कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। जब एओ आर्मलेंथ प्राइस कैलकुलेट करता है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट कि तुम्हें जो इनकम उसने इंक्रीज की है, निशान ध्यान इधर, जो इनकम इसने इंक्रीज की इसके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट क्या है मैम, दो पार्टी है, एक हम और एक दूसरा, ठीक है, एक हम है एक दूसरा है। हमारी आर्मलेंथ प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, हमारी आर्मलेंथ प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेट से मेरा कॉस्ट इंक्रीज कर दिया, कुछ भी रीजन है उससे क्या हो गया, एक एग्जांपल ले रही हूँ, इसको बहुत डिटेलिंग में अभी मत जाना कि कॉस्ट इंक्रीज कैसे क्या नहीं। यहाँ पे सपोज करो मेरा उसने क्या कर दिया, चलो सेल्स इंक्रीज कर दी, मेरी सेल्स इंक्रीज हुई, दूसरा आके बोल रहा है उसकी सेल्स इंक्रीज की, मेरी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। ऐसा कोई आके बोल सकता है कि तुमने उसकी जब सेल्स इंक्रीज करी मेरी कॉस्ट भी तो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बोला है एक पार्टी का अगर आर्मलेंथ प्राइस ट्रांसफर प्राइसिंग से कोई चेंजेस होते हैं तो दूसरी पार्टी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसकी जो कॉस्ट थी वही रहेगी, उसका जो सेल्स था वही रहेगा। इसका मतलब तुम एक पार्टी का आर्मलेंथ, देखो यही होगा ना, एक का अगर सेल्स बढ़ी तो दूसरे की कॉस्ट बढ़ेगी बढ़ेगी, यही होगा ना, किसी की सेल्स बढ़ी तो किसी के लिए कॉस्ट बनेगी वो। तो तुम एक के नुकसान को दूसरे का बेनिफिट यूज नहीं किया जा सकता, दूसरा उसका बेनिफिट नहीं ले सकता, ये दो इम्पैक्ट है। जब एओ क्या करेगा, तुम्हारी आर्मलेंथ प्राइस कैलकुलेट करेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, और सिर्फ इंक्रीज वाले पे नहीं मिलेगा, 100 करोड़ पे मिलेगा। जब वो 150 करोड़ हुआ तो 50 करोड़ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। और दूसरा, जस्ट बिकॉज तुम्हारा क्या हुआ है, चेंजेस आए हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के कारण, तो किसी और पार्टी की इनकम एज इट इज रहेगी, उस पर कोई भी क्या नहीं आएगा, इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसी का ये एग्जाम्पल दिया है कि रिटर्न ऑफ इनकम में हमने बिजनेस इनकम बताई 100 करोड़, हमारे एओ भाई साहब आके बोलते हैं कि इनकम कितनी हो गई 150 करोड़, तो बोलते हैं कि यहाँ पे डिडक्शन लेते थे ये लोग किसका, 80 IB का डिडक्शन लेते थे, कितना 30%, तो 100 पे 30% रहेगा,
दैट इज 30 करोड़। अब जस्ट बिकॉज तुम्हारी इनकम इंक्रीज हो गई तो 150 पे 30 करोड़ नहीं देंगे, वो 30 करोड़ ही रहेगा, क्योंकि डिडक्शन नहीं मिलेगा इंक्रीज इनकम पे। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ कि ना। फिर इसके बाद यहाँ पे वही दूसरा दिया है कि एक कंपनी है हीरो लिमिटेड, एक कंपनी होंडा लिमिटेड है। यहाँ पे इसने क्या किया, रॉयल्टी अमाउंट पे किया है। एक की इनकम क्या हो गई, एक की इनकम पे ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगे और उसने बोला कि नहीं भाई तेरी तो क्या होनी चाहिए, 150 करोड़ की रॉयल्टी होनी चाहिए। तो दूसरा ये नहीं बोल सकता तुमने उसकी क्या की 150 करोड़ की रॉयल्टी की तो मुझे इसका बेनिफिट दो। उसको कोई दूसरे वाले को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसकी इनकम रिकम्प्यूट बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब बड़े खुशी खुशी हमारे कौन आए थे, असेसिंग ऑफिसर आए कि बोले मैं तुम्हारी क्या करूंगा, आमलन प्राइस कैलकुलेट करूंगा। मैं हूं ना, उन्होंने ऐसा बोला ही था, क्योंकि तुमने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं की, इंफॉर्मेशन सही नहीं थी, दी नहीं इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन नहीं किए। पर भाई साहब जितना धुरंधर बन के आए थे उनसे क्या हुआ, आमलन प्राइस कैलकुलेट ही नहीं हुई। तो जब हमारे एओ से आमलन प्राइस कैलकुलेट नहीं हो पाती तो वो किसके पास जाएंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को क्या करेंगे, रेफर करेंगे। तो जब एओ क्या नहीं कर पाता, आमलन प्राइस कैलकुलेट नहीं करता, तो वो किसके पास भागता है, वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास जाके बोलता है कि भाई ये केस है, इसमें आमलन प्राइस कैलकुलेट करके दे दो। अब मैं तो चली गई ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास। क्या बहुत ध्यान से, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर जो भी डिसीजन देगा क्या वो एओ पे बाइंडिंग होगा? प्रियंका ना कर रही है, बाकी सोच रहे हैं बोलना ही क्या है। दीपक भी ना कर रहा है। निशांत बाइंडिंग होगा? जी मैम। होगा। मेहताब? यस मैम होगा। दिशा नो आइडिया? Yes, ma'am. Obviously, it will be binding upon the AO. बाइंडिंग होगा। वैल्यूएशन ऑफिसर जो होता है ना, वैल्यूएशन ऑफिसर का डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता एओ पे। सिर्फ एक जगह है एओ को इज्जत दी है कि वैल्यूएशन ऑफिसर के अगेंस्ट वो जा सकता है, बाकी हर जगह एओ पे बाइंडिंग ही होता है, ये ऐसे याद रख लेना। तो यहाँ पे बोल रहे कि अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कोई भी डिसीजन देगा, देखो एओ से काम नहीं बना तभी तो वो वहां पहुंचा है, और अगर उसकी भी बात नहीं मानेगा तो मतलब क्या निकला। ठीक है, तो एओ जब कैलकुलेट नहीं कर पाता तो टीपीओ को रेफर करता है, टीपीओ का डिसीजन एओ पे बाइंडिंग है। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, टीपीओ का डिसीजन आ गया, असेसी डिसएग्री कर रहा है इस डिसीजन पे कि नहीं भैया मुझे ये डिसीजन मंजूर नहीं है। क्या असेसी डीआरपी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करके एक पैनल होता है जो सिर्फ फॉरेन कंपनी और नॉन रेसिडेंट के लिए, तो क्या डीआरपी के पास वो जा सकता है एसएससी? रिपीट टेलीकास्ट चाहिए क्वेश्चन का, है ना? एसएससी है, एसएससी बोल रहा है कि नहीं मुझे ये डिसीजन मंजूर नहीं है, मुझे क्या करना है, ट्रांसफर प्राइसिंग के डिसीजन के अगेंस्ट जाना है डीआरपी के पास। क्या एसएससी जा सकता है डीआरपी के पास? नहीं। दीपक? नहीं। जा सकता है हाँ कि ना? नहीं। नहीं जा सकता। रीजन क्या, क्यों नहीं जा सकता? मैम उसके पहले केस स्क्रूटनी में लगा हुआ है तभी तो उसने कैलकुलेशन की स्क्रूटनी की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। डीआरपी जो है कंफ्यूजन दूर करता है। क्या? डीआरपी जो है कंफ्यूजन दूर करता है। डीआरपी कंफ्यूजन दूर करता है। अच्छा, वाह वाह मेहताब, सच में तुम यहाँ ना कान तो बहुत जोर से खींचती हो। निशांत, स्वाति, दीक्षा, मैं नाम बार बार नहीं लूंगी। मैम एओ पे बाइंडिंग है तो एसएससी पर भी बाइंडिंग होगा। अच्छा, ऐसा कहाँ लिखा है, कौन सी गीता में लिखा है कि एओ पे बाइंडिंग है तो एसएससी पे जबरदस्ती तुम बाइंडिंग कर दो? नहीं, क्लियरली क्या वर्ड लिखे हैं इनकम टैक्स ने, ओनली एओ पे बाइंडिंग है।
एसएससी अगेंस्ट में जा सकता है बेचारा। एसएससी एओ के अगेंस्ट तुमने अपील रिवीजन कभी पढ़ा हो तो एओ से भाग के कहाँ जाता है, सीआईटी ऑफ अपील, सीआईटी से आईटेट के पास, तो यहाँ पे वो बेचारा जा सकता है। एसएससी पे बाइंडिंग नहीं है। एसएससी तो बोलेगा ना भाई क्यों मेरे को एसएससी पेनल्टी लगा रहे हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता अभी आगे आएगा। जब ये लोग इनकम इंक्रीज करते तो पेनल्टी भी अभी बहुत सारी दी है इन्होंने, तो वो बोलेगा ना मुझ पे इतनी पेनल्टी क्यों लगा रहे हो, ये तो मेरी इनकम है ही नहीं। तो एसएससी पे बाइंडिंग नहीं है, एओ पे क्या है, बाइंडिंग है। दूसरा सीआईटी ऑफ अपील है। सीआईटी ऑफ अपील को क्या है, टीपीओ के डिसीजन पे क्या है, डाउट है, तो वो बोल रहा है कि मैं मेरे अकॉर्डिंग क्या करूंगा, आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करूंगा, वैलिड या इनवैलिड। वैलिड। इनवैलिड। चलो मेहताब बोला इनवैलिड, प्रियंका वैलिड। अब तुम बताओ क्या चूज करते हो, वैलिड की इनवैलिड। हम रिपीट करना, क्या पूछ रहे थे आप? सीआईटी ऑफ अपील है। सीआईटी ऑफ अपील को सॉरी अपील नहीं, सीआईटी है। सीआईटी को टीपीओ के डिसीजन पे डाउट है, वो बोलता है मैं खुद आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करूंगा, वैलिड या इनवैलिड। वैलिड। क्यों ऐसे फीलिंग आई कि वैलिड बोल दें, रीजन बोलो, रीजन। दीक्षा आंसर देना पड़ेगा, बोलो। Ma'am, because CIT has delegated their power to the AO and thereafter AO referred the case to TPO. So in case the TPO's valuation is not up to mark, so they can. सीधी सी बात है, मैंने बोला एओ कौन होगा, एओ तो जॉइंट कमिश्नर तक ही है ना, और जॉइंट कमिश्नर के ऊपर तुम्हारा सीआईटी आता है, तो सीआईटी पे यहाँ बाइंडिंग नहीं है। सीआईटी अपनी चला सकता है, मेहता सीआईटी अपनी चला सकता है। वही अभी तो क्रोनोलॉजी बताई थी तुमको और बोला था सीआईटी लिखेंगे तो अलग हो जाएगा, एओ सिर्फ जॉइंट कमिश्नर तक ही होते हैं। तो अगर सीआईटी है तो चलेगा क्योंकि उस पर बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि क्लियरली वर्ड्स लिखे हैं इनकम टैक्स एक्ट में कि टीपीओ का जो भी डिसीजन होगा एओ पे बाइंडिंग होगा, तो एओ के ऊपर वालों पे ये बाइंडिंग नहीं है। ये वर्ड्स ध्यान रखना, ठीक है। अब जब जब तुम टीपीओ के पास जाओगे, जब जब कहाँ जाओगे तुम टीपीओ के पास जाओगे, तो सपोज करो मेरा असेसमेंट अभी पेंडिंग है, सपोज मेरा असेसमेंट अभी क्या चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, तो तुम्हें +1 ईयर क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा एओ को उस असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हारा असेसमेंट हो चुका है तो फ्रेश 1 ईयर मिलेगा ओवरऑल कि भाई इसका क्या करो, असेसमेंट करो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर प्राइसिंग। मैम टीपीओ को डिसीजन कब तक देना होता है, अगर मेरा असेसमेंट पेंडिंग चल रहा है तो टीपीओ कम से कम इतना जल्दी जजमेंट मुझे दे दे कि मेरे पास मतलब एओ के पास 60 डेज बचने चाहिए टीपीओ के डिसीजन के बाद असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए। मैम टीपीओ ने 40 डेज ही बचा के भेजे, मतलब ऐसा डिसीजन दिया है कि अब मेरे पास सिर्फ 40 डेज बच रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो टाइमिंग है 60 डेज तक एक्सटेंड होगा, तक मतलब 40 है तो +20 डेज करके उसको 60 बना दिया जाएगा। पूरे 60 डेज एक्सटेंशन नहीं मिलता है। अगर 10 दिन बचे तुम्हारे पास तो कितना हो जाएगा, 50 डेज प्लस कर देंगे, 20 बचा है तो 40 प्लस कर देंगे, तो इतना क्या मिल जाएगा तुमको, एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास एओ तब जाता है जब वो खुद काम नहीं कर सकता। ऐसा लिखना मत कि एओ की बस की नहीं थी तो इसलिए वो चला गया, वहां प्रॉपर लैंग्वेज है एओ मे रिफर टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, मे लिखा है। मे का मतलब ये है कि जब उससे नहीं होगा तभी तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर करेगा। तो एओ मे रेफर टू द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर वेयर मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड हैज नॉट बीन फॉलोड, या फिर वही इंफॉर्मेशन वाली चीजें, डॉक्यूमेंट वाली चीजें। व्हेनेवर द केस इज रेफर्ड टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, अ फ्रेश 12 months have given for the completion of assessment, और अगर assessment pending है तो +12 months हो जाते हैं। फिर उसके बाद टीपीओ जो डिसीजन देगा इतना टाइम देगा कि 60 डेज हमारे एओ के पास लेफ्ट आउट होने चाहिए, और अगर 60 नहीं है तो टू द एक्सटेंट 60 उसको क्या कर दिया जाएगा, एनहांस कर दिया जाएगा। टीपीओ का जो भी डिसीजन होगा बाइंडिंग ऑन एओ नॉट ऑन एसएससी, और एओ के ऊपर जितने भी लोग हैं उन पे भी क्या है, टीपीओ के प्रोविजंस बाइंडिंग नहीं होते, यही लिख के रखा है। तो यहाँ पे एक चीज और जो हमने छोड़ दी वो ये है कि जब भी तुम टीपीओ के पास जाओगे तुम्हें प्रायर अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा, कमिश्नर का लेना पड़ेगा। मतलब एओ पूछेगा सीआईटी से चले जाऊं क्या,
तो वही बोला ना, डेलीगेशन वो देता है कि हाँ भैया चले जाओ। तो ये क्या करेगा, पहले पूछेगा कमिश्नर से मेरे को कहाँ जाना है, टीपीओ के पास जाना है, तो परमिशन के साथ ही जा सकता है। फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो, उसका आर्म लेंथ प्राइस कौन कैलकुलेट करेगा, टीपीओ। कम से कम 60 डेज पहले उसको डिसीजन देना पड़ेगा, और जो भी डिसीजन होगा वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा हमारे किसको, एओ पे, और हमारे एससीसी पे कुछ भी बाइंडिंग नहीं रहेगा। मैम टीपीओ ने जो डिसीजन दिया है, ये टीपीओ का डिसीजन एओ पे बाइंडिंग है। टीपीओ का डिसीजन में कुछ गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो क्या वो रेक्टिफाई हो सकती है? हाँ, सेक्शन 154 में क्या हो सकता है, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड अगर है तो वो रेक्टिफाई हो सकती है। अब ये चीज भी मैं हर क्लास में पूछती हूँ और मुझे इसके भी बहुत अच्छे अच्छे आंसर मिलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड? मैम मेहताब चुप रहेगा, प्रियंका भी नहीं बोलेगी, मुझे पता है शायद तक ये उस क्लास में थी, शायद फर्स्ट क्लास में थी। नहीं मैम। तो फिर रुको, मैं सबसे लास्ट में ही पूछूंगी। ओके हाँ बताओ, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड क्या होता है? मैम जो मतलब देखने में विजिबल हो जाते हैं। दीक्षा दीक्षा Ma'am, those mistakes which could be easily identified through books. निशांत? नो आइडिया। दीपक? हाँ बताओ, मेरा तो मेन्यू डिसाइड हो गया, तब तक तुम डिसाइड कर पाए मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड? दीपक को पता है? हाँ या ना करो ऐसे? नहीं। अब प्रियंका बोलो। मैम नहीं, मिस्टेक मेहताब का टेस्टिंग होने दो। मेहताब बताना मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। अर्थमेटिकल मिस्टेक्स जो होती हैं। एक्चुअली अच्छा, प्रियंका भी बोल रही है हाँ मैम, एक्चुअली जैसे 5 + 5 10 होना चाहिए और 25 लिखा है, तो जो अपेरेंटली दिख रहा है कि ये मिस्टेक है, सभी को दिख सकता मेहताब है। को तो अलग से फोन करके मेरे को अच्छे से डांटना पड़ेगा। तुमको तो पता होना चाहिए था मेहताब, ये गलत चीज है, तुमको रिवीजन बहुत करना पड़ेगा। मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ तुमको, क्योंकि यस सुन के निकालना कोई सेंस नहीं है। अपन ने तो पिछली बार भी रिवाइज कितनी बार किया है, तो ये चीज चल नहीं पाएगी। मेरे को इस बार ना रिजल्ट में ये नहीं चाहिए मैम कि मेरा अब मॉरल डाउन हो रहा है। ठीक है, चलो। मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड सिर्फ अरिथमेटिकल मिस्टेक नहीं होता है। मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब है, सबसे पहला पॉइंट, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होती है। ये क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस मिस्टेक को फाइंड करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि रिकॉर्ड खोलते से ही तुमको ऊपर ऊपर दिख रहा है कि डेट गलत है, कैलकुलेशन गलत है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तुम बिना इन्वेस्टिगेशन किए बता सकते हो कि ये गलतियां यहाँ पे देख के रखी है। तो ये गलत है कि जब तुम बोलते हो कि बस देखते से ही समझ में आ जाए ये गलतियां हैं, नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन नॉट नीडेड। ये क्या है, लॉ की मिस्टेक है। एंड फिर इसके साथ आता है ये अरिथमेटिकल एरर होती है। ये 3 चीजें हैं जो क्या है, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड बताती है। इसका इन डिटेल अभी हम और करेंगे जब असेसमेंट प्रोसीजर आएगा। इसमें और इसकी छोटी छोटी बातें हैं जो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड की ही है। तो अगर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, मतलब लॉ की मिस्टेक नहीं है, फैक्ट की मिस्टेक है, इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और तीसरे नंबर पे क्या है, इसके लिए आपको अरिथमेटिकल एरर कुछ दिख रहा है, तो तीनों मिस्टेक फ्रॉम अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होती हैं। तब ये क्या हो सकता है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का डिसीजन रेक्टिफाई किया जा सकता है। ये भी लिख के रखो, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड क्या होता है। लिखो तीनों, फैक्ट की मिस्टेक है, लॉ की नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नॉट नीडेड, और अरिथमेटिकल एरर। एंड फोर्थ, इस पे 2 व्यूज पॉसिबल नहीं है। फोर्थ ये कि इस चीज पे 2 व्यूज पॉसिबल नहीं है, एक ही व्यू निकलता है। ये 4 चीजें होती है मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड।
रिपीट 4 व्यू पॉइंट्स। हो गया एक, 2 व्यूज पॉसिबल नहीं है, बाइस्ड व्यू नहीं आएंगे, लॉ की मिस्टेक नहीं है, फैक्ट की मिस्टेक है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, और अरिथमेटिकल एरर। डन। तो आज 2 चीजें नई तुमने क्या सीखी, एओ कौन होता है, और दूसरा मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड क्या होता है। देखो पता है ये सब अलग बात है, बट जब तुम पढ़ते हो ना तो रीडिंग की तरह डीटी मत पढ़ो, आईडीटी कोई भी चीज है ऐसे रीडिंग की तरह मत पढ़ो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो वहां पे जब वो डिटेल में देते ना तो लगता है वो आउट ऑफ बॉक्स हमारा क्या आ गया, पेपर आ गया, जबकि वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं होता। नजरिया सिर्फ क्या है कि डिटेल में पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल माई प्रिपरेशन फ्रॉम सेल्फ स्टडीज। तो जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो, वेदर इट इज डीटी वेदर इट इज आईडीटी। आई नेवर रिलाइड कंप्लीटली ऑन अ फैकल्टी एंड यू शुड नॉट रिलाई ऑन मी ऑल्सो। खुद भी पढ़ो, खुद पढ़ोगे तो दिमाग चलेगा, चलेगा तो समझ में आएगा कि 4 क्वेश्चन क्या पूछने होते हैं, ठीक है। और एक चीज और, जितना हार्डवर्क करना है करो, पर रिजल्ट कुछ भी आएगा। हमें भी पता है कि 10-20% लक होता है, उससे डीमोटिवेट मत हो जाना, क्योंकि तुम्हें जितना हार्डवर्क करना है तुम कर सकते हो, बट डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि ये तो पार्ट है हमारे सीए फाइनल का, कि कितनी बार भी तुम फेल हो सकते हो। फेल होने के बाद जो निकलता है ना उसको नॉलेज ज्यादा होता है, इसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देख के चलना, डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे 92D पे। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ये वो सारी चीजें। अब इसके बाद आते हैं 92D, और 92D के साथ मुझे करना है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। 92D के साथ मुझे क्या करना है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग करना है। तो इसको हम किसके साथ देखेंगे, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। तो 92D कुछ नहीं बताता, ये बताता है कि तुम्हें कौन कौन से रिकॉर्ड्स क्या करने हैं, मेंटेन करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हें क्या करके रखने हैं, मेंटेन करके रखने हैं। अब अभी थोड़ा सा है टाइम, मतलब लग रहा है कि स्ट्रेच कर सकते हैं कि कल ही अप्पा के साथ स्टार्ट करें एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। हंसी से तो लग रहा है मैम, चलो हो गया खत्म। दीक्षा की हंसी अलग बता रही है, मेहताब तो पहले ही। बोलो जल्दी, देखो अप्पा अगर करेंगे 20 मिनट्स लगेंगे। मैम कल कर लेंगे। रीडिंग करके रखना, ठीक है, रीडिंग इसकी Okay. मस्ट करके रखना। और मैं जो बोल रही हूँ करके रखना, तुम्हें बाद में समझ में आएगा कि मैं इतना एम्फेसाइज और इतना तुम लोग के पीछे पढ़ के हो जाती थी कि नहीं पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारे को कहाँ तक रीडिंग करके रखनी है, 92D तक की रीडिंग तुम्हारे बुक से करके रखनी है। कल हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर परसों तक मेरा वो आ जाएगा, फिर हम थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे। अगले 2 दिन में तुम्हारा इंटरनेशनल खत्म हो जाएगा, 2 से 3 दिन में इंटरनेशनल का बड़ा पार्ट। अब तुम्हारा जो लास्ट के बच्चे ना, जो ऐसे छुटपुट चैप्टर्स हैं, मतलब जो सिर्फ न्यू कोर्स के लिए आए थे, वो सब पूरी बैच के बाद ही हम करेंगे। वो आते हैं हार्डली 3 नंबर के या 4 नंबर के। तो पहले हम प्रायोरिटी वाले सारे सेक्शंस को अच्छे करके इनका रिवीजन लेते हुए छोटे छोटे एक एक चैप्टर हम क्या करते जाएंगे, उठाते जाएंगे। 3 ही ले देके क्या है तुम्हारे चैप्टर्स हैं। तो पहले मेरे को 30 नंबर का कवर करवाना है, फिर वो 2-3 नंबर का हम लास्ट में कवर करेंगे, लेकिन एनालिसिस के हिसाब से हम चलते जाएंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं अप्पा के साथ, और डाउट्स निकाल के रखना। शुरू के 10 मिनट्स डाउट्स के लिए रहेंगे, ठीक है। मैम ये नोट्स आप शेयर करेंगी ग्रुप में? मैम आईडीटी के ग्रुप में ऐड नहीं हुआ मैं। नहीं, आईडीटी का भी ग्रुप ही नहीं बनाया ना, इसलिए ऐड नहीं हुआ। मैं ऐड नहीं हुई डीटी में। डीटी में ऐड नहीं हुई, तुमने रात को शायद लेट पे किया होगा, है ना, कर देंगे, ठीक है। मैम ये नोट्स आप शेयर करोगे डीटी के? नहीं, तुम लोग को यहाँ पे नहीं बताऊंगी, तुमको लिखना है बैठ के, इतनी मेहनत मैम की एक्चुअली मैंने लिखे हैं नोट्स खुद ही, पर कुछ पॉइंट एडिशनल आपके नोट्स से दे रही हूँ बाबा, दे रही हूँ, इसीलिए बनाया कि मेरे को देने हैं, ठीक है, दे रही हूँ। ओके, चलो ओके, मिलते हैं थैंक यू कल। मैम, थैंक यू। ओके।